फर्स्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन टू अरविंदो घोष, देन नेक्स्ट फिलोसॉफिकल थॉट्स, देन फिलोसॉफिकल थॉट्स में शॉर्टली मेंशन करिएगा, जो जो पॉइंट टिक्ड है वो उसे आपको मेंशन करना है ओनली। एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ अरविंदो ऐसे नहीं लिखना है, एम ऑफ एजुकेशन डायरेक्टली लिखना है इसका। फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जो उनका एजुकेशनल मोटो था उसके अकॉर्डिंग फिजिकल प्योरिटी एंड डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस, दैट इज कॉन्साइंस मीन्स आपका नॉलेज डेवलप करेगा। तो नॉलेज के लिए 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ चित्त। चित्त मीन्स आपका जो मन, हम लोग बोलते चित्त। अगेन आया चित्त के बाद मनस, तो यहाँ पे मानस नहीं है, मनस है, दैट इज कॉल्ड सिक्स सेंस। आपका जो सेंसेस हैं वो सारे। बुद्धि, दैट इज ऑल अबाउट योर नॉलेज, आप जो भी थिंक करते हो उसके ऊपर है। एंड नेक्स्टली इंट्यूटिव परफेक्शन ऑफ ट्रूथ, दैट इज द ट्रूथ बिहाइंड ऑफ एनी फैक्ट। कोई फैक्ट के पीछे कौन सा ट्रूथ रहता है ना, उसको अगर उसका बर्थ देख ले, उसका ओरिजिन देख लेते तो कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो पॉइंट्स होगा ना ऑलराउंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग होगा। रविंद्रनाथ के अकॉर्डिंग भी ऑलराउंड डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग बात किए थे, यहाँ पे भी ऑलराउंड डेवलपमेंट पे आएगा। नेक्स्ट उसके पॉइंट्स हैं, दैट इज करिकुलम। तो करिकुलम आपको मेंशन नहीं करना है। सोसाइटी के अकॉर्डिंग अरविंदो सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या था, कैसा था, नहीं था, 2 लाइन्स ओनली मेंशन करना है, ओनली 1 to 2 लाइन्स। देन अरविंदो घोष हैज प्रिस्क्राइब्ड 5 प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन विच आर गिवन बिलो। सो करिकुलम कंस्ट्रक्शन में उनका रोल क्या था, मेथड्स ऑफ टीचिंग ओनली बाय नेम और बाय हेडिंग मेंशन करना है। ओके, बाय हेडिंग मेंशन करना है। थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है तो एक्सप्लेनेशन को मार्क करिएगा, बट एक्सप्लेनेशन खुद से आप मेंशन करना बेटर रहेगा। ओके, प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लर्निंग, प्रिंसिपल ऑफ नीड ऑफ चाइल्ड, जितने भी मेंशन है वो रहेंगे। टीचर यहाँ पे कौन है, सेक्रेड ट्रस्ट है, दैट इज ये पवित्र पवित्र सत्य है, एक पवित्र सत्य है, जैसे कि टीचर जो बोलते वो ट्रूथ होता है ऐसे माना जाता था उस पॉइंट पे, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा सा लिखना है। देन श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन का थोड़ा सा मेंशन करना है, 1 पैराग्राफ जैसा। देन मेन एम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व भारती एंड शांति निकेतन था, कि उनके थॉट्स को, नॉलेज को वो इनकलकेट करना चाहते थे शांति निकेतन एंड विश्व भारती के थ्रू बच्चों में। वैसे सेम पॉइंट्स यहाँ पे आएगा, जो राइट ऑफ नेशन है, फंडामेंटल राइट्स है ना नेशंस के, उसको कैसे बच्चों को समझाना है उस पॉइंट पे, एंड रेस्पेक्ट कैसे सबको करना है। एंड दैट इज एक यूनिवर्सिटी आया था, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरोविली, दैट इज ऑरोविली, औरोबिंदो के नाम से आया ऑरोविली, was started in 1968 नियर पौंडीचेरी। तो पौंडीचेरी में यूनिवर्सिटी का रोल क्या था उस यूनिवर्सिटी का। देन कंक्लूजन, इतने पॉइंट्स को मेंशन करना है। मैंने आपको पहले पॉइंट्स बता दिए, पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आपको कुछ कुछ आइडियाज हो गए। अभी हम ट्राई करेंगे कि इसको नियर अबाउट 10 to 15 मिनट्स में कवर करने के लिए। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट्स को आपको कैसे करना है, हेडिंग्स वाइज याद रखना है, हेडिंग्स वाइज बेटर होता है रिमेंबर करने के लिए। एंड ये इजी भी होगा आपको एग्जाम्स में जब लिखोगे ना, देन कंपैरिजन करके पढ़ा करो। एक दिन का पूरा टाइम लगेगा ये 5 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करने के लिए, बट कंपैरिजन मस्ट करना जब भी पढ़ रहे हो। दैट इज रविंद्रनाथ टैगोर में विश्व भारती था, एजुकेशन को हमने यूज़ किया किसके बेसिस पे, एजुकेशन को यूज़ किया जस्ट लाइक व्हीकल, और जस्ट लाइक ये मूवमेंट में हेल्प करेगा एंड उसके थ्रू नॉलेज मिलेगा। वहाँ पे सेम पॉइंट्स था, यहाँ पे भी सेम पॉइंट्स है। वहाँ पे मेंशन था कि फिलोसॉफी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है नॉलेज का, यहाँ पे भी मेंशन है, फिलोसॉफिकल थॉट्स इसलिए मेंशन रहा। सो उनके फादर ने क्या क्या सिखाया, इनके फादर ने क्या क्या सिखाया, कंपेयर करके पढ़ो, बेटर रहेगा। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है, मैंने इतना कुछ बोल दिया बट पूछा नहीं, स्क्रीन विजिबल है। ओके, सो इंट्रोडक्शन पॉइंट में फर्स्ट तो इतना सारा इंट्रोडक्शन को मैंने टिक किया है, उसको आप पॉइंट वाइज करेंगे तब आपको शॉर्ट लगेगा। ठीक है, पॉइंट वाइज करेंगे तो शॉर्ट लगेगा। तो फर्स्ट वन इज अरविंदो घोष वाज बोर्न ऑन अगस्त 15 रिमेंबर करने के लिए इजी है, अगस्त 15 इंडिपेंडेंस डे है तो रिमेंबर हो जाएगा। 1872, सो बिफोर इंडिपेंडेंस के पीरियड का है, दैट इज बिफोर इंडिपेंडेंस का 18th सेंचुरी का पीरियड है, लेट 18th सेंचुरी, नॉट इन 19th सेंचुरी। ये 1872 इन कोलकाता, इन
कोलकाता, नॉट कलकत्ता। रविंद्रनाथ टैगोर में फर्स्ट पॉइंट में कोलकाता लिखा गया है, सेकंड एक पैराग्राफ में कलकत्ता मेंशन था। सो आप करेक्शन करते चलना, कलकत्ता लिख दोगे रॉन्ग भी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है। ही मास्टर्ड, किसमें मास्टर्ड हुए? ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज टू स्टडी द वर्क्स ऑफ एंशियंट यूरोपियन फिलोसोफर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हुआ कि फिलोसॉफिकल एजुकेशन में आपको पता है कि आप जब पढ़ रहे थे सोक्रेटिस, प्री सोक्रेटिस, एलेक्जेंडर, बहुत सारे नाम हम लोग पढ़ रहे थे, तो उनके अकॉर्डिंग दिस आर द फिलोसॉफिकल पॉइंट्स और फिलोसॉफर हु गिव्स अ फिलोसॉफिकल पॉइंट फॉर टुडेज जनरेशन। तो आज के जनरेशन के लिए उन्होंने फिलोसॉफिकल पॉइंट्स को दिया। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ट्रूथ वी मेड आवर और वी मेक आवर नॉलेज। हमने पहले भी अपना नॉलेज बनाया था, अभी भी नॉलेज को बना रहे हैं। ठीक है। तो उसी पॉइंट को थिंक करो कि ये पढ़ना चाहते थे, समझना चाहते थे, तो ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज में इन्होंने स्टडी किया, बिकॉज यूरोपियन जितने भी फिलोसॉफर्स के पॉइंट्स थे उनको स्टडी करना चाहते थे। सो ये और क्या थे? सोशल इंजीनियर्स एंड पोएट्स। मतलब ऐसे नहीं कौन थे, दैट इज वो एक ग्रेट फिलोसोफर्स थे। सो ग्रेट फिलोसोफर्स के होने के नाते वो यूरोपियन फिलोसोफर्स सोशल इंजीनियर्स, सोशल इंजीनियर्स मीन सोशल कंस्ट्रक्ट जो करता है, कंस्ट्रक्टिविस्ट, और कंस्ट्रक्टिविज्म के लिए जो हेल्पफुल है, जस्ट लाइक वाइगोट्स्की, वाइगोट्स्की, स्किनर, ये जब जैसे है ना, वैसे बहुत सारे पहले भी कंसेप्ट आ चुके हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इन्होंने क्या किया? स्टडी किया। एंड ऑल्सो पोएट्स, बहुत सारे पोएट्स हैं जो कि एजुकेशनल के पॉइंट पे, सोसाइटी के पॉइंट पे, वुमेन एंड मेन के डिफरेंसेस पे बहुत कुछ लिखे थे, कल्चर, फिलोसॉफी, बहुत कुछ। तो उनके ऊपर स्टडी करने के लिए ये दो लैंग्वेज को उन्होंने लर्न किया या फिर मास्टर्ड किया। ही ऑल्सो लर्न फ्रेंच, जर्मन, इटालियन लैंग्वेज। तो एट ए टाइम आप सारे लैंग्वेज को लिख सकते हैं, दैट इज अ ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन। ठीक है। जी एल एफ जी आई, GL FGI। ठीक है। ही रोज्ड द नेशनलिस्ट फीलिंग, नेशनलिस्ट मीन्स नेशन के लिए लव, लव फॉर नेशन। तो वो वाला फीलिंग्स इन्होंने क्रिएट किया अपनी कौन सी स्पीचेस के थ्रू? फेरी स्पीचेस। दैट इज ऐसे स्पीचेस जैसे आपको लगेगा कि आप अपने नेशन के लिए कुछ करोगे, जस्ट लाइक मोटिवेटेड वाला। एंड थ्री न्यूज पेपर नेमली वंदे मातरम, कर्मयोगी एंड धर्म। सो उन्होंने क्या किया ना, उनका जो स्पीचेस था वो स्पीचेस को कैसे स्प्रेड किया? थ्रू थ्री न्यूज़पेपर, थ्रू हिंदी के कुछ कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे जैसे हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेंशन करना है। ठीक है। सो इतना क्लियर करने के बाद ये इंट्रोडक्शन है। ऑलवेज क्या करना है ना, इंट्रोडक्शन को अट्रैक्टिव बनाना है। आफ्टर दैट ना आप थोड़ा सा मर्ज भी कर दो, चलता है, मर्ज भी कर दो। दैट इज आपको रिमेंबर है रविंद्रनाथ टैगोर के पॉइंट्स को, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसमें डाल दो, हो जाएगा। बट इंट्रोडक्शन प्रॉपर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन प्रॉपर रहेगा, कंक्लूजन प्रॉपर रहेगा। एंड इनकी इंस्टीट्यूशंस के नेम, दैट इज ऑरोविली, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑरोविंदो घोष, दैट इज ऑरोविली। सो ऑरोविली के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या चाहा था उसको मेंशन करना है, बस इतना थोड़ा थोड़ा चीज़ों को रिमेंबर करके रखना है। सो उसके बाद नेक्स्ट इनका फिलोसॉफिकल पॉइंट्स आया। उनके न्यूज़पेपर में, कौन से न्यूज़पेपर में? दैट इज अ कर्म योगी, कर्म योगी। कर्म ही सब कुछ निर्धारित करता है, दैट इज कर्म के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, इतना हिंदी हम लोग बोल दें। सो ऑलवेज ट्राई टू गेट नॉलेज फ्रॉम योर कर्म। कर्म सेज दैट यू आर वेरी पावरफुल इफ यू डिड वेरी गुड थिंग्स और योर डिड्स आर वेरी गुड। सो आप अगर अच्छे काम करते हो या फिर आप अच्छे काम कर चुके हैं, देन यू गेट वेरी बेनिफिट्स और वेरी वेराइटीज ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम इट। ये कर्म बोलता है। अगर आप बुरे काम किए हो उसका भी फल बुरा होगा, ऐसा थिंक था। आपको अगर पता चला कि ये योगी वर्ड है, औरोबिंदो घोष ना बहुत ही सपोर्ट किए थे किसको? दैट इज अ योगिक प्रैक्टिसेस को। तो योगिक प्रैक्टिसेस, साधना, ब्रह्मचार्य, ये सारे नेसेसरी पॉइंट्स थे जो कि एजुकेशन के थ्रू उन्होंने क्या किया? बच्चों में डालने को ट्राई किया कि नहीं, आपको अगर कंप्लीटली अपने सोल को डेवलप करना है, दैन इस तीन चीज को फॉलो करना है। ये क्या? योगिक प्रैक्टिसेस जिसके थ्रू आप साधना कर सकते हो, प्रे कर सकते हो, एंड ब्रह्मचार्य आपको फॉलो करना है। ही वॉज बेसिकली एन आइडियलिस्ट। आइडियलिस्ट, अच्छा आइडियलिस्ट कौन होते हैं? हु आर नोन एज आइडियलिस्ट? यस,
न्यू आइडियाज जो जनरेट करते हैं. हु गिव्स आइडियाज, दे आर नोन एज आइडियलिस्ट. ठीक है. सो ये हो गया आइडियलिस्ट, ये न्यू आइडियाज को जनरेट कर रहे थे. मेन एड ऑफ ए टीचर, दैट इज द एड मीन्स सपोर्ट. सपोर्ट, ओके. एक टीचर का रोल क्या होना चाहिए कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग? देयर इज 3 पार्ट्स. ओके, आपकी नॉलेज और या फिर आपका जो रिसेप्शन ऑफ नॉलेज के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स है. दैट इज कॉल्ड कॉन्साइंस. और कॉन्साइंस के अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कॉन्सियसनेस, अनकॉन्सियसनेस, सेमी कॉन्सियसनेस. अभी जब आप कॉन्सियस माइंड पे रहते हो, दैट इज कॉन्साइंस, मतलब लॉजिकली थिंक करेंगे कॉन्सियस माइंड में. एवरीथिंग यू गॉट फ्रॉम द नॉलेज. सो लॉजिकली यू थिंक ऑल दिस थिंग्स. ओके, सो आप लॉजिकली थिंक करो. नेक्स्ट पॉइंट पे आता है सेमी. तो सेमी मीन्स हाफली यू थिंक दैट बेटर फ्रॉम लॉजिकल पॉइंट. सो हाफली यू आर just like floated on a logical points but not get this point. So आप ना float भी करो, मतलब ऐसे हम लोग कभी कभी होता है ना लॉजिक के ऊपर हैं बट आप लॉजिक को पकड़ नहीं पा रहे, तो वो हो गया सेमी. अगेन आ गया अनकॉन्सियस. तो हमें ये पता ही नहीं चलता आपके साथ कब हो जाता है या फिर हमारे साथ कब हो जाता है एंड कैसे हो गया. तो उस पॉइंट को समझने के लिए कॉन्साइंस वाला पॉइंट आता है. कॉन्साइंस दैट इज रिलेटेड टू साइंस एंड लॉजिक. ठीक है. उसके लिए ना 4 स्टेजेस है, 4 स्टेजेस है. दैट इज मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. पहला स्टेज कॉन्सियसनेस. देन आता है कॉन्सियसनेस कहाँ पे रहेगा? माइंड पे. माइंड के अकॉर्डिंग आया तो इंटेलिजेंस आएगा. इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अल्टीमेटली आपका नॉलेज आएगा. इसके थ्रू एजुकेशन पॉसिबल होगा बच्चों का. एजुकेशनल जो डेवलपमेंट है ऑल दिस स्टेजेस का वो पॉसिबल होता है. एजुकेशन स्टेप वाइज मैनर पे प्रोसीड करता है. The principle of growth states that a man can attain the state of a superman by himself by the virtue of one's own supreme development of mental powers. इतना ज़्यादा difficult नहीं करना, इतना easy है. The principle of growth states that, principle of growth तो आप जानते हो, पहले पढ़ चुके हो child perspectives में. According to this point, a man can attain the status of a superman by himself. ओके, बाय हिमसेल्फ और बाय द डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स. इतना भी नहीं लिखना है बाय वर्च्यू ऑफ वंस ओन सुप्रीम पावर्स, ऐसा कुछ भी नहीं लिखना है. यहाँ पे सिंपली यहाँ तक जो आना है बाय डेवलपमेंट ऑफ मेंटल पावर्स. आपका मेंटल पावर्स डेवलप करेगा तो आप क्या करोगे? अल्टीमेटली आप मैन से सुपरमैन हो जाएंगे. दैट मीन्स आपका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाएगा. ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट ए लॉन्ग जंप. आप ऑलरेडी जानते हो ये लॉन्ग जंप नहीं है और हाई जंप नहीं है. ये प्रोसीड करता है फ्रॉम टू टूम पीरियड, राइट. सो ये सीक्वेंस वे पे चलता है. दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस. सो ये इंटीग्रिटी पॉइंट पे चलेगा या फिर इंटीग्रेशन भी करेगा सीक्वेंस को. सो वन सीक्वेंस इज एडेड विद द अनदर सीक्वेंस, देन अनदर सीक्वेंस अगेन एडेड विद द अनदर सीक्वेंस. तो ऐसे करते करते आपके प्रिंसिपल्स ऐड होते चलते हैं. प्रिंसिपल्स ऐड होते चलते हैं. ठीक है. ये प्रिंसिपल जब कंटिन्यूटी का ऐड होता है तो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट और कंटिन्यूअस ग्रोथ पॉसिबल होता है. ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट and development is related to social, language and bodily physical development, cognitive development, emotional, etc. But growth is totally measurable, that is in quantity. ये क्वांटिटी में आप मेजर कर सकते हो, जस्ट लाइक केजीज हो गए या ग्राम्स हो गए या फिर कोई भी चीज़ को फुट इंचेस ऐसे में काउंट करना हो. सो आपको समझ आया होगा ये पॉइंट. इतने पॉइंट्स को लिखना है और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है. ठीक है. एजुकेशनल थॉट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं बोल दूँ क्या है. एक पॉइंट है अकॉर्डिंग टू अरविंदो घोष, ये थोड़ा सा ब्लर है बट मैं बता देती हूँ ये क्या है. एजुकेशन टू बी ट्रू मस्ट नॉट बी ए मशीन मेड फैब्रिक but true building of living evocation of the powers of mind. इतना ज़्यादा नहीं. According to Aurobindo Ghosh, education is not a machine fabric. ये machine fabric नहीं है. Just like cloth बना रहे हो ना, कपड़े को बुन दिया, हो गया, बन गया. ऐसा नहीं होता एजुकेशन. एजुकेशन इज नॉट सिंपल टाइप. एजुकेशन को जस्ट लाइक आप साधना करते हो, प्रिपेयर होते हो, वन बाय वन एग्जामिनेशन देते हो, वही पॉइंट पे चलना पड़ता है. तो एजुकेशन ऑलवेज बेस्ड ऑन ए ट्रू बिल्डिंग. दैट इज यहाँ पे सच होगा. जैसे कि आप अपने लाइफ में पढ़ के पास हो रहे हो, दैट इज पढ़ाई कर रहे हो उससे तो पास कर रहे हो ना. तो ये पॉइंट हो गया ट्रूथ बेस्ड. इट इज नॉट ए मशीन फैब्रिक. ये मशीन फैब्रिक है नहीं. ओके. देन और नहीं लिखना है. देखिए क्रॉस कर चुकी हूँ एजुकेशनल फिलोसॉफी ऑफ ऑरोबिंदो. यहाँ पे थोड़ा सा थॉट हो गया तो एनफ है. अभी डायरेक्टली जाना है एम ऑफ एजुकेशन.
फिजिकल प्यूरिटी एंड डेवलपमेंट, ये तो जानते हैं एजुकेशन के थ्रू क्या होता है, बॉडी प्यूरिफाइड होता है। एजुकेशन के थ्रू बॉडी प्यूरिफाइड होता है। अकॉर्डिंग टू हिम इट इज द बॉडी विच परफॉर्म्स ऑल रिलीजियस फंक्शन। इनके अकॉर्डिंग क्या है, बॉडी में ना सारा कुछ चलता है। दैट इज आपके बॉडी में, विदाउट बॉडी यू कैन नॉट अटेंड एनी पार्टी ऑल्सो। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि हम आत्मा बन के कुछ खा नहीं सकते। सो हमें एक बॉडी चाहिए और एक एंटिटी चाहिए जिसके थ्रू आप कोई भी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हो, स्पेशली रिलीजियस फंक्शंस को। सो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या होना पड़ेगा, फिट होना पड़ेगा एंड प्यूरिफाइड होना पड़ेगा। सो एवरी टाइम ये पॉसिबल तो नहीं कि हम फिट हो जाए, प्यूरिफाइड हो जाए। सो इसके लिए क्या चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ठीक है, जितना समझाया गया उतने पॉइंट्स को रिमेम्बर करिए एंड उतने पॉइंट को फटाफट हो सके तो शॉर्टकट वे में लिखते चलो, इतना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बुकिश ऑलवेज इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ओनली पॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। मेंटल डेवलपमेंट, अभी मैंने बोला था आप 4 स्टेजेस पढ़ के आए थे, दैट इज अ कॉन्शियसनेस, माइंड, देन इंटेलेक्चुअल, देन नॉलेज। सो ये पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स से तो इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, नॉलेज डेवलपमेंट के लिए और मेंटल डेवलपमेंट के लिए। एंड अल्टीमेटली कौन से फंक्शंस कर सकते हो, अगर माइंड में इतना सारा चीज़ है, दैट इज हम इजीली डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द टू थिंग्स, टू ऑब्जेक्ट्स, और जनरलाइज कर सकते हैं, जनरल आइडियाज गेनिंग कर सकते हैं, इमेजिनेशन कर सकते हैं, स्पेशल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, रीजनिंग, थिंकिंग, मेमोरी, सब कुछ कर सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट्स अभी मैंने बताया। और एक टाइम, दैट इज अभी 4 जो पॉइंट्स पढ़ के आए थे ना, वही है कॉन्शियसनेस, देन आया आपका माइंड, माइंड के बाद आया आपका दैट इज इंटेलेक्चुअल, देन इंट्यूटिव, परफेक्शन ऑफ ट्रूथ। सो दैट इज ऑल अबाउट योर टोटल 4 स्टेजेस। तो ये जो डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस जो वहाँ था उसमें इंग्लिश में मेंशन था, यहाँ पे आपके संस्कृत एंड हिंदी जो भी मेंशन है, चित्त, चित्त संस्कृत में भी यूज होता है, हिंदी में भी। सो यहाँ पे मेमोरी स्टोर रहेगा। तो चित्त मीन्स आपके कॉन्शियसनेस में आप जो भी स्टोर करते हो आपके माइंड में रहता है। मनस, दैट इज आपका जो सेंसेस है, 6 सेंस जो है उसको बोला गया। बुद्धि, दैट इज अ इंटेलेक्चुअल एंड इंट्यूटिव परफेक्शन ऑफ ट्रूथ, आप ट्रूथ के पीछे भाग रहे हो उसको एक शेप देने के लिए, परफेक्शन देने के लिए, इतना लेवल इंपॉर्टेंट है। देन आता है हेडिंग, देखो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। औरोबिंदु के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ब्रह्मचार्य फॉलो करना है। दैट इज एक ही पॉइंट पे, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज पॉसिबल थ्रू योगिक एक्सरसाइजेस एंड एडप्शन ऑफ ब्रह्मचार्य, इतना मार्क करके रख लीजिए। एडप्शन ऑफ ब्रह्मचार्य, आपको ब्रह्मचार्यता फॉलो करना चाहिए, उसके थ्रू आपका क्या होगा, ज्ञान बढ़ेगा। करिकुलम, the 4 basic elements in an individual which are the physical, और दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पे फिजिकली वाइटल एंड मेंटल एंड फिजिक्स शुड बी डेवलप्ड ऐसा कुछ नहीं लिखना है आपको। मैं बता दूं कि करिकुलम का मेन पॉइंट क्या है। करिकुलम का पॉइंट है कि इसके थ्रू ऐसा करिकुलम होना चाहिए जिससे ऑल राउंड डेवलपमेंट पॉसिबल हो, ऑल राउंड डेवलपमेंट, ऑल राउंड डेवलपमेंट, राइट, ऑल राउंड डेवलपमेंट। सो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए आपको क्या करना है, करिकुलम को वैसे मॉडिफाइड करना है। इतना सिर्फ लिखिएगा एक लाइन में, करिकुलम शुड बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बस इतना। आपको सेपरेट करके कुछ पॉइंट्स नहीं लिखना है। सोसाइटी, सोसाइटी का रोल देखते हैं। ऑरोबिंदो सिस्टम ऑफ एजुकेशन लेट एम्फेसिस ऑन फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट यूज्ड एंड एनवायरनमेंट बेस्ड करिकुलम। सो फ्लेक्सिबल इंटरेस्ट मतलब बच्चों का इंटरेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर होना चाहिए, कि बच्चे थिंक करें कि दे आर फ्लेक्सिबल इन एवरीथिंग एंड दे कैन डू एवरीथिंग वट एवर दे वांट और वट एवर दे ट्राई टू गेट इन। सो वो जो भी चाहते हैं कि उनके अंदर आए या फिर उनके हिस्से में आए, तो वो सब करने के लिए उनको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। किस चीज़ में, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट में, यूजिंग में, एंड एनवायरनमेंट बेस्ड करिकुलम होना चाहिए, एनवायरनमेंट के बेस्ड करिकुलम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, सोसाइटी के अकॉर्डिंग बच्चों को प्रिपेयर करना है। सो बच्चों को प्रिपेयर करने के लिए वी नीड और वी हैव टू अडॉप्ट सम न्यू मेथड्स, मेथड्स को अडॉप्ट करिए, उसके ऊपर स्ट्रेस दीजिए। आप सपोज क्लासरूम में पढ़ा रहे हो ना, जितने भी ऑरोबिंदो स्कूल्स होते हैं वो स्पेशली ट्राई करते हैं, अभी का पता नहीं बट पहले ट्राई करते थे कि दे शुड गिव ऑल द इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल जब हो जाता है ना, बच्चों को रिमेंबर बहुत ज़्यादा रहता है, तो इस वजह से ये पॉइंट्स को हमने थोड़ा हाईलाइट किया।
ठीक है. Then Aurobindo Ghosh has prescribed 5 principles. 5 principles ऑफ करिकुलम होंगे. अभी करिकुलम का प्रिंसिपल्स है कि पहले ही पॉइंट आप पढ़ चुके थे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, दैट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे मेंशन है फर्स्ट पॉइंट, दैट इज करिकुलम शुड बी इंटरेस्टिंग टू द चिल्ड्रन. बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग होना चाहिए. सेकंड पॉइंट, इट शुड कंसिस्ट ऑफ दोज सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज व्हिच कैन प्रमोट मेंटल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. इतना ये दोनों को डिवाइड करके नहीं लिखना है. इट शुड कंसिस्ट ऑफ दोज सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज व्हिच कैन प्रमोट ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड. यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके ऑल राउंड डेवलपमेंट आप लोग लिख लेना, बेटर रहेगा. बिकॉज ओनली मेंटल स्पिरिचुअल नहीं है, ऊपर में आपका करिकुलम में मेंशन था फिजिकल ऑल्सो, सो ऑल राउंड डेवलपमेंट इज गुड. देन थर्ड पॉइंट, इट शुड बी एबल टू मोटिवेट द चिल्ड्रन फॉर लर्निंग. बच्चों को मोटिवेट करना है किसके लिए? लर्निंग के लिए. ठीक है. इट शुड बी एबल टू एक्टिवेट द क्रिएटिव पोटेंशियलिटीज ऑफ द चाइल्ड. बच्चों के क्रिएटिव जो भी पोटेंशियलिटीज है उसको बढ़ाओ, क्रिएटिव आइडियाज को एक्सप्लोर करने के लिए बोलो. इट शुड बी अप टू डेट. ऑलवेज करिकुलम को अप टू डेट रहना है, दैट मीन्स अपडेटेड फॉर्म में रहना है. एंड एनरिच्ड, एनरिच्ड मीन्स उसमें ना बहुत सारे इंफॉर्मेशन भरे पड़े रहेंगे. दैट इट कैन मेक द चाइल्ड ए सुपरमैन. तो सुपरमैन हम खुद से ही बन सकते हैं ना इंफॉर्मेशन गैदर करके. तो ये हो गया 5 पॉइंट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम. देन मेथड्स ऑफ टीचिंग में क्या क्या होगा. सो आपको पता है कि बच्चों को फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए. तो फ्रीडम टू द चाइल्ड, बच्चों को फ्रीडम दो सो दे गेट एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द नॉलेज बाय देयर ओन एफर्ट्स. सो वो अपना एफर्ट्स लगाए एंड खुद का नॉलेज ले ले. ठीक है. मदर टंग, द मदर टंग दैट मीन्स द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी इन मदर टंग. इतना ही लिखना है आपको कि एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन मदर टंग. मतलब जो भी पढ़ाई होगा वो मदर टंग में होगा. ठीक है. नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट अभी पढ़ के आए थे. बच्चों को आपको कैसे पढ़ाना चाहिए? बच्चों का इंटरेस्ट जिसमें आए. अच्छा, आपको कैसा लगता है? मतलब सपोज आपके पास 10 टीचर हैं, 10 टीचर के अंदर जो इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाता है, एग्जाम्पल्स देता है, बहुत कुछ समझाता है, वो पसंद आएगा, या फिर जो आते हैं एंड ओनली डिक्टेशन करते हैं या लेक्चरिंग टाइप करते हैं वो पसंद आता है? कौन सा टाइप का पसंद आता है? बिकॉज आप लोग बहुत बड़े हो चुके हैं, कौन सा टाइप का बेस्ट रहेगा? मतलब ये बोल सकते हैं कि हाँ, यस, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का हो जाता है. तो इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बच्चों को वैसे ही एग्जाम्पल्स, आप लोग इतने बड़े हो फिर भी उसको चूज किए, जो एग्जाम्पल्स देते हैं अच्छे से समझाते हैं उनको. बट छोटे बच्चों के लिए वो पॉसिबल होना चाहिए, बिकॉज ऐसे टीचर्स उनके लिए आते हैं जो एग्जाम्पल्स क्या कुछ नहीं समझाते. तो ये क्वाइट डिफिकल्ट होता है. तो इसलिए प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट आया, जहाँ पे चिल्ड्रन कैन बी मोटिवेटेड इन द क्लास ओनली, इन द क्लास ओनली, नॉट इन होम. घर पे मोटिवेट नहीं करना है, क्लास में ही मोटिवेट करना है. व्हेन एजुकेशन इज गिवन टू देम अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक इंटरेस्ट. बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जब हम एजुकेशन दे, बच्चे इंटरेस्टेड होकर सब कुछ लेते हैं. नेक्स्टली, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग. ये तो आप जानते हो, लर्निंग बाय डूइंग मीन्स सेल्फ लर्निंग. दैट इज, मैं कोई भी चीज को पढ़ना चाहती हूँ, मेरे हिसाब से मैं पढ़ूंगी. एंड इट इज द लर्निंग फ्रॉम बुक्स. ये बुक्स के थ्रू होगा, या फिर अदर सप्लीमेंटेड और सप्लीमेंटेड थिंग्स, वट एवर द टीचर गिव यू. जो भी आपको टीचर ने पहले से दिया होगा, या फिर विल गिव यू, जो भी अभी देंगे. तो इसके बेसिस पे लर्निंग बाय डूइंग पॉसिबल होगा. प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्सपीरियंस सेम है, लर्निंग बाय डूइंग एंड सेल्फ एक्सपीरियंस इज सेम. दैट इज, वी टेक इनिशिएशन और वी इनिशिएट child's knowledge, और बच्चों के नॉलेज को, और we initiate the child's knowledge and interest to grab the opportunity and explore their new things. So ये जब बच्चे करते हैं कि ग्रैब करते हैं अपॉर्चुनिटीज को, पकड़ते हैं एंड उसके थ्रू एक्सपीरियंस करते हैं और एक्सप्लोरेशन करते हैं, उसके थ्रू क्या होता है, सेल्फ एक्सपीरियंस उनका बढ़ जाता है. ठीक है. जैसे पॉइंट्स बता रही हूँ ना, वैसे पॉइंट्स को ही लिखना है. ऐसा नहीं है कि आप अपने लैंग्वेज में लिख नहीं सकते, ओन वर्ड्स में नहीं होता. ओनली इंट्रोडक्शन एंड उनका जो थॉट्स है, एजुकेशनल थॉट्स हैं, उसको सिर्फ सेम रखिएगा, बाकी सारे आप चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जो समझ रहे हो लिख सकते हो. प्रिंसिपल ऑफ ग्रुप लर्निंग, दैट इज द ग्रुप लर्निंग. व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप लर्निंग? ग्रुप लर्निंग प्रीवियसली भी मैंने मेंशन किया था. ग्रुप लर्निंग मीन्स वी आर वेरी cooperative to each other. Sometimes we think about you and you also think about me.
आप मेरे बारे में सोचोगे, मैं आपके बारे में सोचूंगी। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन रहेगा, दैट इज टीचर एंड स्टूडेंट्स के अंदर कोऑपरेशन रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं आपके साथ पूरे एंड तक रहूंगी, एग्जामिनेशन के टाइम पे भी रहूंगी, बट समहाउ मैं कुछ पॉइंट्स तक तो हूँ, तो दैट इज कॉल्ड द कोऑपरेशन। अगर मैं एंड तक रहती एंड आपके साथ एवरी पॉइंट पे आपको हेल्प करती, इवन इफ इन एग्जामिनेशन कुछ भी डाउट हुआ, ये हुआ वो हुआ, आपके साथ जाती, सब कुछ करती, तो दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव, वो कोलैबोरेटिव हो जाता। बट मुझे कुछ पॉइंट पे सेम एम के लिए या सेम गोल के लिए हम वर्क नहीं कर रहे, फिर मेरा गोल है आपको टीचिंग देना, दैट इज आपको नॉलेज देना, एंड आपका वर्क है नॉलेज लेके एग्जामिनेशन में अच्छा मार्क्स रखना। तो दोनों का गोल डिफरेंट है, बट एक दूसरे को हम हेल्प करें, तो दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। सो फुल कोऑपरेशन रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, किसके बीच? दैट इज बिटवीन टीचर्स एंड पीपल्स। हो गया। देन प्रिंसिपल ऑफ नीड ऑफ द चाइल्ड, बच्चों के नीड के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाओ, एजुकेशन दो, ये बेटर रहेगा। वन लाइन में लिखना है। सेंसोरी अप्रोच, अच्छा मल्टी सेंसोरी अप्रोच पढ़े हो कि नहीं? और मल्टी सेंस को कहाँ पे यूज करते हैं? मल्टीपल सेंस अगर यूज हो कोई भी स्टडी मटेरियल्स पे, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी सेंसरी अप्रोच। ओके, सपोज आप लर्निंग के लिए क्या क्या यूज करते हैं, आपके बॉडी पार्ट्स में क्या क्या यूज होता है लर्निंग के लिए? फॉर ओनली लर्निंग कौन सा पार्ट्स को यूज करते हो, कौन से सेंसेस को? ओके, आई ईयर ब्रेन एंड हैंड्स भी यूज करते हैं, दैट मीन्स अल्टीमेटली बोला जाए तीन की यूज हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी पॉइंट्स आपने यूज किया, तो सेंसेस बहुत सारे यूज हो गए, मोर देन वन सेंस अगर यूज होता है, दैट इज कॉल्ड द मल्टी सेंसरी अप्रोच। तो यहाँ पे सेंसरी अप्रोच है, तो सेंसेस आर द गेटवे ऑफ नॉलेज, मतलब ये ना एक ओपन विंडो जैसा रहता है। हमारा जो सेंस है ये एक ओपन विंडो जैसा है, जो कि ओपन रहने से नॉलेज ऐसे ऐसे अंदर आ जाएंगे। ठीक है। सेंसेस ऑफ द चिल्ड्रन शुड बी ट्रेन्ड, यहाँ पे जो शुड बी ट्रेन्ड बोलते हैं ना, शुड बी टेम्ड, एक वर्ड आपको सिखाती हूँ, दैट इज टेम्ड, TAMED, टेम्प्ट। ओके, टेम्प्ट मीन्स होता है किसी को भी कंट्रोल में लाना, बाय एजुकेशन वे और बाय गिविंग ट्रेनिंग। किसी को भी आप अपने कंट्रोल में ला रहे हो, या फिर उसको एक हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइज लाइफ में लेके आ रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं टेम्प्ट। तो बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हो, तो यहाँ पे टेम्प्ट वर्ड यूज कर सकते हैं, टेम्प्ट प्रॉपरली और ट्रेंड प्रॉपरली टू एक्वायर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ओके, अभी नेक्स्ट आता है नंबर 9, सिंपैथेटिक एटीट्यूड टुवर्ड्स द चिल्ड्रन। बच्चों का जो सिंपैथी के लिए जो पॉइंट है ना, दैट इज ऑलमोस्ट, यहाँ पे एटमोस्ट लिखा है, ऑलमोस्ट लव एंड सिंपैथी शुड बी शोन बाय द टीचर टुवर्ड्स द पीपल बोथ इन और आउटसाइड ऑफ द क्लास। ये तो होता ही है, सिंपैथेटिक एटीट्यूड रहना ही चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। देन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग, पोटेंशियलिटीज और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनको स्टडी देना चाहिए, because gifted children has very much developed brain, so that if you not giving any type of extra information to them, then they are not capturing that much, or they are feel like a bored, एंड इससे क्या होगा ना, वो धीरे 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 क्या हो जाएंगे, डिक्लाइन करने लगेंगे अपने कैरेक्टर्स में, उनका ब्रेन का जो एक्टिविटीज है स्लोज डाउन हो जाएगा। यहाँ पे टीचर्स का रोल मैंने पहले भी बोला, दैट इज टीचर्स आर वेरी प्योर, और दे आर जस्ट लाइक द सेक्रेट ट्रस्ट, उनको हम बहुत ही समझते द टीचर ऑक्यूपाइज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन द ऑरोबिंदोज एजुकेशन सिस्टम, एंड ही इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेट ट्रस्ट। द टीचर शुड हैव 3 इंस्ट्रूमेंट, उसके मतलब टीचर्स जो थे ना, उनके अकॉर्डिंग क्या था, उसके पास 3 पॉइंट्स रहेंगे, टीचर्स के अकॉर्डिंग उनके पास 3 पॉइंट्स रहेंगे, एक है टीचिंग, एक है एग्जाम्पल्स, और एक है इन्फ्लुएंस। जो भी वो करेंगे, जैसे आपको लाइफ चेंजिंग हो, मतलब आपका एज अ स्टूडेंट, मेरा लाइफ चेंज होना चाहिए किसी एक का टीचिंग से, तो ऐसे अगर स्टडी करवाते हो, बच्चों को बहुत सारा नॉलेज मिलता है। ठीक है, बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। अगेन नेक्स्ट में चलता है, ये जो पॉइंट था, दैट इज श्री ऑरोबिंदोज इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, ब्रीफली ओनली मेंशन करिएगा, जस्ट लाइक ये कब से स्टार्ट हुआ पता है? किंडर गार्डन याद है? किंडर गार्डन आप लोग जानते हो। सो अकॉर्डिंग टू दिस, इन 1943, Aurobindo's ideas was implemented in many schools, just like in Pondicherry. For the first time ये Pondicherry में start हुआ 1943 में। In 1952 it was inaugurated by the mother
एज श्री अरबिंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर हो गया. बट फ्रॉम 1959 इट वाज नोन एज श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन. सो 1959 से इसको श्री अरबिंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन बोला गया. एंड इन दिस सेंटर द एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम किंडरगार्टन टिल द एंड ऑफ स्टडीज. तो इतना मेंशन करना है, और भी मैंने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया, इतना मेंशन करने से हो जाएगा कि 1943 से ये स्टार्ट हुआ, 1952 में ये इनाग्रेटेड हुआ बाय द मदर, मतलब श्री अरविंदो के जो मदर थे उन्होंने इसको इनाग्रेटेड किया. एंड उनको मेंशन किया गया, मतलब वो पूरा एजुकेशन सिस्टम को, दैट इज अ श्री अरविंदो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी सेंटर. देन ये नेक्स्टली मेंशन हुआ श्री अरविंदो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एजुकेशन, बिकॉज पहले यूनिवर्सिटी लेवल में स्टार्ट हुआ था, बट नेक्स्टली ये स्टार्ट हुआ किंडरगार्टन टू लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक. तो टिल एंड ऑफ द स्टडीज ये कंटिन्यू चलेगा, यहाँ तक मेंशन करना है. नेक्स्टली यहाँ पे मेन एम क्या था कि आपको क्या सिखाना है, कॉन्शियस माइंड में फंडामेंटल राइट्स ऑफ द नेशन को सिखाना है. कॉन्शियस माइंड में फंडामेंटल राइट्स ऑफ द नेशन को सिखाना है. एंड ट्रू स्पिरिट फॉर नेशन, दैट इज अ कंट्री लव क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, ये सब सिखाना है. ऑरोविली, दैट इज द यूनिवर्सिटी of Auroville was started in 1968. 1968 में नियर पौंडीचेरी ये स्टार्ट हुआ. एम ऑफ दिस यूनिवर्सिटी was to search for new education in a new society and humanize the people living there. उन लोगों को इंसान बनाना है, ठीक है, ह्यूमनाइज करना है. दैट मीन्स उनको एजुकेशन दे के बच्चों को या फिर गाइड करके बच्चों को इंसान बनाना है. तो इतना ही उनका रोल था. एंड ये डिफरेंट एरियाज में हुआ था, दैट इज द इंडस्ट्रियल एरियाज, कल्चरल एरियाज, रेसिडेंशियल, एजुकेशन, एवरी पॉइंट पे. तो उनके अकॉर्डिंग लास्ट कंक्लूजन है, दैट इज ऑरोबिंदोस फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन हैज इंस्पायर्ड ह्यूमनिटी. ये तो आपने समझा, क्योंकि ह्यूमनाइज पॉइंट मेंशन था, इंस्पायर्ड द ह्यूमनिटी टू द ग्रेटेस्ट एक्सटेंट ऑफ बीइंग स्पिरिचुअल. आप स्पिरिचुअल इतना ज़्यादा नहीं लिखनी, क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा, तो क्या करोगे. दस ऑरोबिंदोस फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन has inspired the all-round development of a child mental and spiritual development with mental and spiritual development. And he gave importance to all aspects of human being in education system. The physical being, tapasya of beauty, ठीक है, the vital thing, tapasya of power, mental being, tapasya of knowledge, and the psychic being, tapasya of love. इतना एंड करना है आपको. हर एक चीज के लिए ब्रह्मचार्यता पालन करना है एंड उसके अकॉर्डिंग तपस्या करना है. तो तपस्या ऑफ ब्यूटी, तपस्या ऑफ पावर, तपस्या ऑफ नॉलेज एंड तपस्या ऑफ लव, इतने पॉइंट्स को लिखना है, एंड करना है. क्लियर है, इतना क्लियर है. और आप लोग प्रिपेयर करेंगे तो इजी लगेगा आपको. सो महात्मा गांधी के पॉइंट्स में है, फर्स्ट तो महात्मा गांधी का इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रोडक्शन टू महात्मा गांधी. सो इंट्रोडक्शन क्या होगा कि वो कहाँ से आए हैं, कहाँ के हैं, एंड उनका बर्थ कब हुआ था, एंड उनका प्राइमरी एजुकेशन कहाँ पे था, आफ्टर एजुकेशन वो कैसे बाहर गए, एंड लॉ कब पढ़ा, उनका मैरिज कब हुआ. दैन उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट्स हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आएगा. दैट इज़ अ नॉन वायलेंस जो मूवमेंट्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, दैट इज़ आपका दांडी मार्च है. दांडी मार्च के बाद आया आपका क्विट इंडिया मूवमेंट्स है. सो जो भी नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, और एक दैट इज़ कॉल्ड नॉन वायलेंस मूवमेंट ऑल्सो. सो वो सारे पॉइंट्स को शॉर्टली मेंशन करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ नेम वाइज मेंशन करना है, एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं देना है. आफ्टर दैट उनका फिलोसॉफिकल थॉट्स को लिखना है. तो फिलोसॉफिकल थॉट्स के अकॉर्डिंग महात्मा गांधी चाहते थे बच्चों को वोकेशनल किया जाए. सो व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनलाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वोकेशनल लर्निंग और वोकेशनलाइजेशन. लर्निंग बाय अर्निंग. अच्छा, okay, so learning skills for earning money, or that is the supportive skill, one kind of supporting learning for future opportunities. जो future opportunities किसके लिए, earning के लिए. So it is all about your education plus future. So future में आपको क्या करना है, earning के लिए कुछ तो skills चाहिए ना. So आपको education मिलेगा, and according to महात्मा गांधी only सब्जेक्ट्स आपको लिखना है ना. अगर कौन सा सब्जेक्ट था उस टाइम पे, तो आपको याद क्या रखना है कि अभी के टाइम पे 10th में आपने कितने सब्जेक्ट्स पढ़े हो.
जितने सब्जेक्ट्स पढ़े हो ना, उनके सारे सब्जेक्ट वहाँ पे मेंशन है, ठीक है? उनके सारे सब्जेक्ट मेंशन थे एज़ अ नॉर्मल सब्जेक्ट, एज़ ए नॉर्मल सब्जेक्ट। एंड एक्स्ट्रा जो सब्जेक्ट्स है फॉर स्किल्स जस्ट लाइक एग्रीकल्चर, ठीक है? टेक्निकल उस टाइम पे नहीं था उतना, जो इंजीनियरिंग आएगा, ये आएगा, वो आएगा, वो सब बिल्कुल नहीं था। सो इट इज़ ऑल अबाउट द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड टू गार्डनिंग, फिश कल्चर और थ्रेड फॉर्मेशन, जो हम लोग थ्रेड करते थे चरखा में, जो काम होता था, दैट इज हम लोग का सबसे इम्पॉर्टेंट था कॉटन। कॉटन को ये करना, कॉटन से आप थ्रेड बनाते थे, वो प्रोसेस, या फिर दैट इज कॉल्ड द, हम बोलते हैं उसको वीविंग। वीविंग और स्पिनिंग, दैट इज स्पिनिंग करके करना या फिर वीविंग करना। एक्स्ट्रा और भी कुछ एक्टिविटीज है जस्ट लाइक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज, और हाउ टू लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ मेकिंग। उस टाइम पे खद्दर का कपड़ा बनता था, तो वो सब आप जितना पॉइंट्स याद है उतना लिखना है, क्योंकि ये महात्मा गांधी का कंसेप्ट आपको बहुत कुछ पता है। एंड उनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पता है, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड साइमल्टेनियस वे में क्या आया, नई तालीम। ये आपके बुक में बिल्कुल मेंशन नहीं होगा, सो प्लीज एक साइड में आप लिख के रखो नई तालीम का कंसेप्ट। एंड आपको क्या लिखना है, बेसिक स्कीम ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू द बेसिक स्कीम, बेसिक जो आता है नॉर्मली बच्चों को एजुकेट करना है, कौन से बच्चों को, अकॉर्डिंग टू गांधी जी, हिज माइंड एंड हिज मन, हम बोलते हैं उसको चित्त, और दैट इज कॉल्ड हिज माइंड एंड हार्ट इज लिव्ड इन, दैट इज लिव्ड इन विलेजेस। सो उनका जो था कि रूरल एरियाज में वो क्या करते थे, डेवलपमेंट करना चाहते थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस उनका जो माइंड था, स्पेशली हार्ट भी नहीं, माइंड, माइंड के ऊपर मैंने ऐड किया भी। सो उनका माइंड कहाँ पे बसता था, इज लिविंग इन रूरल एरियाज। तो उनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम पे उन्होंने लिखा था कि मेरा माइंड बसता है इसमें, या फिर मेरा मन बसता है, मैं बसता हूँ कहाँ पे, रूरल एरियाज पे। सो रूरल एरियाज का डेवलपमेंट मस्ट चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू his educational point, he wanted, or he was just wanted to uplift the educational system of the rural areas nearby agricultural field, or nearby any pathshalas, or nearby any type of मंदिर मस्जिद जहाँ पे भी हो, ठीक है? वो चाहते थे एजुकेशन सबको मिलना चाहिए, एजुकेशन कंपलसरी हो। एंड एजुकेशन के थ्रू बेनिफिट्स क्या होना चाहिए, वोकेशनलाइजेशन, तो वोकेशनलाइजेशन मस्ट होना चाहिए। तो इतना पॉइंट्स था बेसिक एजुकेशन एंड नई तालीम के कंसेप्ट में। सो एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने दो टाइप के डिविजन्स के, एक था 2 आवर्स का एवरी डे। एवरी डे आपको 2 आवर्स किसके लिए देना है, 2 आवर्स ओनली एजुकेशन के लिए देना है, एंड 6 आवर्स आपको स्किल लर्निंग में देना है। 6 आवर्स आपको स्किल लर्निंग में, एंड 2 आवर्स ओनली आपको नॉर्मल लर्निंग, दैट इज कॉल्ड, आपका जो ये है, मतलब नॉर्मल हम सब्जेक्ट बेस्ड जो पढ़ते हैं या कंटेंट बेस्ड होता है उसके ऊपर लर्निंग करना है। तो दैट्स एनफ, इतने पॉइंट्स को लिखना है। उनका कोई भी स्कूल्स नहीं था, बट उनके पॉइंट्स को फॉलो किया गया था बहुत जगह पे। एंड पाठशालास बहुत बने थे, या फिर ओपन एरियाज में जो एजुकेशन होता है बिलो द ट्रीज और अंडर द ट्रीज, तो वैसा एजुकेशन उन्होंने बहुत जगह पे करवाया था। उन्होंने कभी नहीं पढ़ाया, बट अपने पॉइंट्स को, नॉन वायलेंस जो था, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उस पॉइंट को उन्होंने एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंस दिया। एंड उसी के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट पॉसिबल हुआ, ठीक है? तो उस पॉइंट को थोड़ा सा मैंने ब्रीफ बता दिया, उसको वन टाइम थोड़ा देख लीजिएगा, हो जाएगा, आपका वीडियो है ऑलरेडी, वन टाइम देख लीजिएगा। थोड़ा फास्ट करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा जो जानते हो उसको मैंने स्किप किया, ठीक है? अभी देखो जो इम्पोर्टेंट नेक्स्ट वाला आता है, दैट इज ऑल अबाउट द जिदू कृष्ण मूर्ति। तो जिदू कृष्ण मूर्ति और एक पर्सन है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे वुमेन एजुकेशन के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए। अभी जिदू कृष्ण जो जिदू कृष्ण मूर्ति जी हैं, तो उनका बर्थ कब हुआ था, ये भी आपके जस्ट लाइक, अच्छा अभी श्री अरविंदो पढ़ के आए, उनका बर्थ कहाँ हुआ था? Sri Aurobindo was born on कोलकाता, कोलकाता में। एंड कौन से पीरियड में, कौन सा ईयर कौन सा है? 18, 18 लास्ट, हाँ 1872। यहाँ पे देखिए कौन सा पीरियड है, दैट इज 1893। ओके, 11th में, 15th अगस्त श्री अरविंदो, 15th अगस्त, जदू कृष्णमूर्ति 11th में।
राइट, चलो। जिदु कृष्णमूर्ति was born on 11th May 1893 at मदनपल्ली, मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश। ये क्यों इम्पोर्टेंट है अभी समझ आया? आप कहाँ पढ़ते हो? आंध्र प्रदेश में। यूनिवर्सिटी आपका आंध्र। ये क्वेश्चन एवरी टाइम आता है, इससे आइदर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा। समझ आया? बाकी और दो जो है उसको छोड़ दो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये करो। जिदु कृष्ण मूर्ति महात्मा गांधी आपके लिए इजी होगा, बिकॉज आप उसका 2-3 पेज तो आंख बंद करके लिख सकते हो, थोड़ा पॉइंट्स पता रहे तो। एंड रविंद्रनाथ टैगोर से आप एक्वांटेड हो, गीतांजलि के बारे में जानते हो, बहुत सारा नॉवेल्स, फिलोसॉफीज, शांति निकेतन, विश्व भारती आप लोग जानते हो, वो भी इजी होगा। बाकी रहा औरबिंदो का, थोड़ा थोड़ा स्कूल्स के बारे में जानते हो, थोड़ा पढ़ लेने से ये 4 कंसेप्ट याद रहा मीन्स हो गया एनफ। प्रिपरेशन नहीं, यूनिट 2 के बाद में कॉल करें। ओके, so according to this point, जिदु कृष्णमूर्ति was born on 11th May 1893। पूरा स्टोरी जैसा याद रखना है। मैं एवरी टाइम बोलती हूँ आप लोगों को कि कोई कंसेप्ट अगर समझ नहीं आया, उसका अगर 50% भी स्टोरी जैसा याद रह जाता है तो बहुत एनफ है। सो मदनपल्ली ऑफ आंध्र प्रदेश, और कुछ याद रहे ना रहे, इतना पॉइंट को आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है देखो, एनी बेसांत एडेप्टेड हिम। एनी बेसांत आपको याद है, नाम बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड आप लोग पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, उनका कंसेप्ट था। उड़िया में तो, उड़ीसा में इनका एक स्टोरी है, कौन से क्लास में है पता नहीं, बट स्टोरी था पढ़। सो एनी बेसांत एडेप्टेड हिम। ठीक है, जिदु कृष्णमूर्ति को। आफ्टर दैट जो थोड़ा सा म्यूट और आप क्वेश्चन पूछ लेना। He recognized a special talent in him and thought that definitely he would be contributing a lot to the society। ठीक है, एनी बेसांत ने बहुत सारे टैलेंट्स देखा जिदु कृष्ण मूर्ति जी में, ठीक है, उनके अंदर। एंड उन्होंने एक कमिट किया, मतलब कमेंट दिया या फिर कमिटमेंट दिया कि ये बड़ा होके बहुत कुछ देगा। किसको? सोसाइटी को। ही वुड बी कंट्रीब्यूटिंग ए लॉट टू सोसाइटी, मतलब उनके कमिंग फ्यूचर में वो देंगे बहुत सारे पॉइंट्स को। ठीक है, इतना हो गया इनका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज द फिलोसॉफी ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू जिदु कृष्ण मूर्ति। ये याद रखना, जो गौतम बुद्ध थे, जैसे उनका पॉइंट्स है ना, प्लीज जो भी अनम्यूट हो प्लीज म्यूट कर लो। ओके, थोड़ा सा माइक्रोफोन को म्यूट कर लीजिए। आया था, क्या चेंजेस था? वो एक प्रिंस थे, एंड सडनली उनका माइंड चेंजेस हो गया, ये सारे इतने सारे दुख को देखे, दैट इज इतना सारा सैरोनेस और सैरो थिंग्स हो गया, जो हम बोलते हैं कि शॉरोनेस आया या सॉरो हो गया या सैडनेस और हैप्पीनेस, सब कुछ उन्होंने लाइफ में देखा, एंड उसके अकॉर्डिंग उन्होंने चूज किया दैट इज सन्यासी और सेंट बनेगा। तो उनके अकॉर्डिंग जिदु कृष्ण मूर्ति का थॉट भी सिमिलर टाइप है। जिदु कृष्ण मूर्ति थॉट दैट देयर आर वेरियस मिजरीज इन द सोसाइटी, बहुत सारे पॉइंट्स है सोसाइटी में। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध खुद देखे थे, वैसे ही आपको याद होगा, क्योंकि फिलोसॉफिकल फाउंडेशन में आपने बुद्धिज्म पढ़ा है, तो उससे ये पॉइंट्स याद रह जाएगा। सोसाइटी में क्या क्या है? पॉवर्टी है, हेट्रेडनेस है, आप किसी को भी हेट करते ही हो। नैरो माइंडेडनेस है, जो सुपरस्टिशियस बिलीव पे चलते हैं, एंड ओनली ये बोलते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये मत पहनो, वो मत पहनो, वो खाना नहीं चाहिए, ये बहुत सारी थिंग्स हैं। वायलेंस, जेलसी, क्राइम एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ों को उन्होंने क्या किया, एजुकेशन के थ्रू उसको एलिमिनेट करना है, ये पॉइंट रखा। गौतम बुद्ध तो टोटली उस पॉइंट को क्या किए, यूज किए, अपने माइंड में वो रखे, एंड उसके अकॉर्डिंग पहले खुद को बदल दिया, मॉन्क बन गए, एंड उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने एजुकेशन सिस्टम में लाया। बट ये सडनली आए एंड ये सारे पॉइंट्स को देखा, एंड सडनली उन्होंने जजमेंट दिया कि दिस शुड बी एलिमिनेटेड, ये एलिमिनेट हो जाना चाहिए, एंड दस द एंटायर वर्ल्ड नीड्स रिनोवेशन। आप रिनोवेट कब करते हो? जब आपका घर टूट जाता है या कुछ हो जाता है, तो आप रिनोवेट करते हो या फिर आप मेकओवर करते हो। जस्ट लाइक इसको पूरे वर्ल्ड को, फर्स्ट ऑफ ऑल तो खुद के सोसाइटी को रिनोवेट करना चाहिए, देन पूरे वर्ल्ड को। ओनली आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कम्प्लेक्सिटीज, ह्यूमन टेंडेंसीज, रिफॉर्मेशन शुड टेक प्लेस। किसके बाद ये सब करना चाहिए? रिनोवेशन कैसे हो सकता है पता है? फर्स्ट तो आपने पॉवर्टी देख लिया, देन हेट्रेडनेस देख लिया, पॉवर्टी के बाद हेट्रेडनेस एंड जेलसी, डिफरेंट टाइप ऑफ इमोशंस, सब कुछ देख लिया। तो ये
जितने भी कॉम्प्लेक्सिटीज है फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अंडरस्टैंड करना है. आफ्टर दैट ह्यूमन टेंडेंसीज के जितने भी मूड स्विंग्स हैं एंड मूड में जो भी चल रहा है एंड उसके थ्रू वो कॉम्प्लेक्सिटीज लाते हैं एंड झगड़े करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ये सब को समझना है. एंड द रिफॉर्मेशन शुड टेक प्लेस. उसके बाद रिफॉर्म करना है. रिफॉर्म मीन्स अगेन बनाना है. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, द मेन प्रिंसिपल ऑफ हिज फिलोसॉफी. कौन सा प्रिंसिपल है? देखो कितना छोटे छोटे है. नॉलेज इज नथिंग बट रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन सेल्फ. नॉलेज ऐसा कुछ नहीं है. आप अगर समझ रहे हो ना नॉलेज, अगर आप कोई पर्सन बोलेगा कि एक दिन में पूरा बुक पढ़े तो आपको नॉलेज कुछ मिलेगा क्या? नहीं. सो नॉलेज ऐसे में देखोगे तो कुछ भी नहीं है. बट अगर डिटेल देखते हैं, बट रियलाइजेशन ऑफ वंस ओन सेल्फ, अगर आप डिटेल पढ़ोगे तो आप रियलाइज करोगे कि आप कौन हो. हु एम आई. मेरा आइडेंटिटी क्या है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या जानना है, ये सब समझ पाएंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, दैट इज knowledge can be achieved only through continuous search for truth. Continuous search for truth. So knowledge क्या है? knowledge एक मीडिया जैसा है, पाथवे है. जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना थिंकिंग क्या है, हाँ, नॉलेज भी वैसा ही है, एक पाथवे है, मीडिया है जिसके थ्रू आप क्या करते हो, उसमें पहले सर्चिंग करो, सर्चिंग एंड सर्चिंग, बार बार सर्च करो, सर्च करने के बाद आपको क्या मिलेगा? ट्रूथ मिलेगा. नॉलेज कैन बी अटेन्ड बाय वंस ओन एफर्ट्स. नॉलेज कैसे मिलता है? आपको नॉलेज कैसे मिला? बार बार प्रैक्टिस के थ्रू. आप अगर बोलोगे बुक्स खरीद के लाए एंड न्यू बुक्स खरीदने के बाद आपने क्या किया? पढ़ाई छोड़ दिया एंड बोला कि मैं तो नॉलेजेबल हूँ, मेरा हो जाएगा. ये पॉसिबल नहीं हो सकता. तो नॉलेज कैन बी अटेन्ड बाय वंस ओन एफर्ट्स. खुद के एफर्ट से होगा. सर्च फॉर ट्रूथ विल बी पॉसिबल आफ्टर गेटिंग द मेंटल फ्रीडम. आप अगर सच्चाई ढूंढ रहे हो तो कब सच मिलेगा आपको पता है? ट्रूथ कब मिलेगा आपको? जब आप मेंटली फ्री हो जाओ. आप अगर वरीड रहे, that is I'm very worrying about anything and this is not true fact, what shall I do for this, मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इतना सोचेंगे तो सच कभी नहीं पता चलेगा. तो आप मेंटली पहले फ्री हो जाओ, दैन ढूंढो. क्रिएटिविटी मीन्स इंटरनल रियलाइजेशन. सो क्रिएटिविटी क्या होता है? मैंने पहले भी बोला है क्रिएटिव थिंकिंग, वही है क्रिएटिविटी. जब आप क्रिएटिव आइडियाज को कनेक्ट करते हो अपने ओन पॉइंट से एंड उसके अकॉर्डिंग इंटरनल रियलाइजेशन करते हो, यू आर एन गुड आर्टिस्ट, यू आर ए गुड आर्टिस्ट एंड यू थिंक दैट यू आर नॉट गुड एट मच आर्टिस्ट जस्ट लाइक इन सोसाइटी. सो सोसाइटी में जैसा आर्टिस्ट है और सोसाइटी जैसा एक आर्टिस्टिक एक्टिविटीज दिखाता, वैसे तो हम आर्टिस्ट नहीं है, बट इट्स ओके कि हम क्रिएटिविटी आइडियाज को जनरेट करते हैं एंड इंटरनल रियलाइजेशन करते हैं कि हमें सेल्फ ट्रूथ, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डेवलपमेंट करना चाहिए. फॉर दिस देयर शुड बी फ्रीडम. इसके लिए ना सबके पास फ्रीडम होना चाहिए. देन और एक पॉइंट आया, दैट इज टू अनफोल्ड मेंटल एबिलिटीज. आपको क्या करना चाहिए? आपके जो भी मेंटल एबिलिटीज है वो कैसे है पता है? आप लोग स्प्रिंग रोल खाए हो? स्प्रिंग रोल, डू यू नो अबाउट दिस? स्प्रिंग रोल खाए हो कि नहीं? ओके मैं खाने का बात क्यों बोल रही हूँ यहाँ पे, पॉइंट है. स्प्रिंग रोल अदरवाइज आप लोग जो रोल्स खाते हो तो क्या होता है, जस्ट लाइक वो फोल्डेड वे में रहता है ना, फोल्डेड वे में रहता है. अभी देखो यहाँ पे आपका ट्रूथ इस लेवल पे है, आपको क्या करना ना, इस लेवल पे लाना है. ठीक है. आप क्या करेंगे अभी, एवरी टाइम जब भी आप कुछ न्यू थिंग्स को लर्न करते हो तो आप एडिशन करते रहते हो. ठीक है. आपके माइंड में वो ऐड होते रहता है एंड उसके थ्रू आप आगे बढ़ रहे हो. तो ट्रूथ को आप क्या कर रहे हो? अनफोल्डिंग कर रहे हो. तो ये ओपन अप होगा आपके नॉलेज के थ्रू. जितना ओपन अप होगा आप उसके अंदर और घुसेंगे एंड अल्टीमेटली एक पॉइंट आएगा जब आपको पूरा सच पता चल जाएगा. सो आपको क्या करना है? मेंटल एबिलिटीज और ट्रूथनेस और नॉलेज को ऐसे ही ओपन अप करना है. सो मैंने स्प्रिंग रोल का क्यों बोला, वहाँ पे भी ना रोलिंग्स ऐसे ही बनते हैं, जस्ट लाइक बहुत सारे लेयर बनते हैं, उसको फिर से ऐसे जस्ट लाइक हम लोग फैलाते हैं, फिर से उसको रोल करते हैं, फोल्डेड करते हैं. तो वो जैसे खाने में अच्छा लगेगा ना, क्यों इतनी टाइम फोल्डिंग हुआ. सो दैट वैसे ये चीज भी है, जब सेल्फ नॉलेज या फिर नॉलेज का बात आता है तो आपका मेंटल एबिलिटीज को आपको ओपन करना चाहिए, ऑलवेज ओपन अप करना चाहिए. देन ह्यूमन बींग्स आर वर्ल्ड सिटीजन्स. ह्यूमन बींग्स कौन है? वर्ल्ड के सिटीजन है और नहीं चाहिए.
कास्ट बेसिस पे आपको पॉइंट नहीं लिखना है, 7 पॉइंट इज एनफ, बिकॉज बच्चे 2-3 पॉइंट्स में अटक जाते हैं, तो 7 पॉइंट बहुत ज़्यादा है. देन एजुकेशनल फिलोसॉफी, एजुकेशन विद द टीचर. एजुकेशन में टीचर का रोल तो आप जानते ही हो, तो यहाँ पे पॉइंट है, इट हेल्प्स फॉर gratifying the biological needs and to lead a happy life. अच्छा, gratifying और that is called हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड वाइज वेरिएशन. ठीक है, स्टैंडर्ड वाइज वेरिएशन. आपको मैं जज कर रही हूँ, सपोज यहाँ पे ना 10 बच्चे हैं. So, first of all, assume it as a 10 students are present here. Again, divide it into the small groups. One group is for intelligence, one group is for another level of intelligence, another group is for the super intelligence. So, 3 groups are there and 3 are also different in the basis of intelligence. क्यों? इनका IQ लेवल डिफरेंट है, देयर IQ लेवल इज डिफरेंट. सो यहाँ पे ना मैंने क्या किया, ये बच्चों को ग्रेटिफाइंग मतलब एक ग्रेड में डिवाइड करो एंड उसको छोटे छोटे पॉइंट्स में करो. एंड छोटे पॉइंट्स में क्यों करें? उनके बायोलॉजिकल नीड्स को आप हेल्प कर रहे हो एंड अल्टीमेटली उनको हैप्पी लाइफ कैसे जीना है उसके लिए हेल्प करो. तो ये टीचर का मेन रोल है कि उनको जो भी चाहिए, स्टूडेंट्स को जो चाहिए उनको आप क्या करो, हेल्प करो. अच्छा, ये पॉइंट्स अभी पढ़ के आए थे. एजुकेशन विद द सेल्फ एफर्ट, दैट इज द सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ एफर्ट भी पढ़े एंड लर्निंग बाय डूइंग पढ़े. तो मेंटल एबिलिटीज एंड आपके जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट्स हैं और इंटेलेक्ट्स हैं उसको आपको यूज करना है कंटिन्यूअसली सेल्फ एफर्ट्स के थ्रू एंड नॉलेज को गेन करना है. 2 पॉइंट्स में लिखना है, 2 लाइन्स में लिखना है विथ 2 points. That is the first point is for intellect and second point is for mental abilities. Then उसको ऐड करना है कि ये दोनों मिलके क्या करेंगे, सेल्फ एफर्ट्स अगर लगेगा देन मुझे नॉलेज मिलेगा, एक्वायर्ड नॉलेज, एक्वायर्ड नॉलेज. ऐसे करके आप डिवाइड करके लिख सकते हो. सो आपको इजी होगा कि इंटेलेक्ट प्लस मेंटल एबिलिटीज गिव्स राइज टू नॉलेज. सो गिव्स राइज टू नॉलेज, दैट मीन्स adoption of knowledge through the self effort. हो गया. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज यहाँ पे डायरेक्ट आना है एजुकेशन. यहाँ पे ना एजुकेशन का हेडिंग देना है, तो मैंने यहाँ पे एजुकेशन लिख दिया, हेडिंग है ये, प्लीज मेंशन करिएगा. आफ्टर दैट यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा. देयर शुड बी एन अपॉर्चुनिटी टू द चाइल्ड टू थिंक फ्रीली ऑन हिज ओन. बच्चों को एजुकेशन में फ्रीली सोचने के लिए छोड़ दो, फ्रीडम दे दो. इट शुड नॉट बी प्री डिटर्मिन्ड और बेस्ड ऑन मोरल स्टैंडर्ड्स और कॉट अप विद द ट्रेडिशन और कस्टम्स. आपका जो एजुकेशन सिस्टम है ये पहले से फिक्स नहीं है, या फिर ये मोरल स्टैंडर्ड्स पे ओनली बेस्ड नहीं है, या फिर इसको पकड़ा नहीं गया है कि ये ट्रेडिशन एंड कस्टम्स के थ्रू ही होगा. तो ये सारे पॉइंट्स एजुकेशन के लिए नहीं है. एजुकेशन बहुत ही बिगर पॉइंट्स पे आता है एंड इट कंटेन्स वेरियस फील्ड्स, बहुत सारे फील्ड्स को ये कैरी करता है. देन थिंकिंग विथ फुल फ्रीडम विदाउट एनी इनहिबिशन, कोई रोक टोक नहीं. इनहिबिशन मीन स्टॉप करना, इनहिबिशन इज नेसेसरी, विदाउट एनी इनहिबिशन इज नेसेसरी. कोई रोक टोक नहीं होना चाहिए, इतना फुल फ्रीडम होना चाहिए थिंकिंग में. इट शुड नॉट बी द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रेडिशन, ये ट्रेडिशन का कोई भी कंटेक्स्ट नहीं है, कोई भी कंसेप्ट ट्रेडिशन रिलेटेड नहीं है. और इन अकॉर्डेंस विद द प्रैक्टिसेस ऑलरेडी डिसाइडेड और एग्जिस्टिंग, दैट इज नॉट रिलेटेड विद द सुपरस्टिशियस बिलीफ ऑल्सो. एजुकेशन कोई भी प्रथा को फॉलो नहीं करता, कोई भी रिचुअल्स को फॉलो नहीं करता. एजुकेशन जस्ट लाइक राजस्थान में क्या होता है कि ये फीमेल चाइल्ड बॉर्न होती है देन उनको गर्म पानी में डुबो देते मारने के लिए, बिकॉज दे थिंक दैट गर्ल्स आर जस्ट लाइक कर्स और सीन फॉर आवर सोसाइटी. सो उसका रिजल्ट क्या आया, कॉन्सिक्वेंसेज इज दैट लड़कों को लड़कियां नहीं मिली मैरिज के लिए. सो उनका जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला था वहां पे स्टॉप हो जा रहा है. सो उनका पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है. ये समहाउ कुछ कुछ गाँव में चल रहा है ऐसे बिकॉज ऑफ रिचुअल्स. एंड ये एजुकेशनल बेस्ड नहीं है, टोटली आउटसाइड ऑफ द एजुकेशन चल रहा है. सो एजुकेशन कभी भी पहले से डिसाइड नहीं होता, और जो भी एग्जिस्टिंग और ऑलरेडी डिसाइडेड रिचुअल्स हैं या थॉट्स हैं, सुपरस्टिशियस थिंग्स है, उसके साथ लिंक नहीं होना चाहिए. इतना पॉइंट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद अदर्स और एक्सेप्टेड और कंडेम्ड. सो आपका जितने भी पॉइंट्स हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, जो भी आपके लाइफ के एस्पेक्ट है, सोशल एस्पेक्ट, फिजिकल एस्पेक्ट और डेवलपमेंट रिलेटेड जो भी है, उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड अबाउट लाइफ और लिविंग बीइंग एग्जिस्टेंस. तो आपके लिए, बिकॉज यू आर ए लिविंग बीइंग,
So according to this, you need some aspects to control it or to your development. So ये कंट्रोल करने के लिए आपके डेवलपमेंट के लिए चाहिए. तो 5th पॉइंट मार्क नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लुक आवरसेल्फ डायरेक्टली, अंडरस्टैंड व्हाट वी आर. तो इतना नहीं चाहिए. एजुकेशनल एम्स है, अभी जो पॉइंट्स था उसी के बेसिस है. फर्स्ट पॉइंट, टू डेवलप इन द चाइल्ड्स मेंटल कैपेसिटीज. मेंटल कैपेसिटीज डेवलप होगा तो क्या होगा? टू फेस द इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे वो सॉल्व हो जाएगा. तो यहाँ पे पॉइंट क्या मेंशन हुआ? टू डेवलप द चाइल्ड मेंटल कैपेसिटीज. बच्चों का मेंटल कैपेसिटीज को डेवलप करो टू फेस द इनन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ इन ए comprehensive manner. Comprehensive, that is the organized manner. Right from the beginning, the affectionate attitude should be the developed as part of holistic personality. इतना नहीं करना है. From the beginning point of child's life, you have to put some holistic personality. You have to put some holistic personality. कितने मैसेजेस कर रहे हैं आज, सॉरी. कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है इसका पता नहीं. Right from the beginning, the affectionate attitude should be developed as the part of holistic personality of the child. बच्चों को ऑलवेज क्या करना है कि आप अपने जो भी affectionate nature है, that is a love के साथ, caring के साथ उसको बताओ. So holistic personality उनमें डेवलप करें. The aim of education to explain the reasons for fear complexes by providing knowledge about them and help to come out of the fear. So कुछ जगह पे क्या होता है ना, आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है. समटाइम्स आप सोचते हो ये चीज़ हो भी जाए, फिर थिंक करते हो कि कितना डर लग रहा है, नर्वस फील करते हैं. तो उस चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है, इसका भी नॉलेज एजुकेशन ही प्रोवाइड करेगा. एम ऑफ एजुकेशन ये होना चाहिए. The education should provide the knowledge about relationship and association with the nature and other people along with the other aspects. So इतना कुछ नहीं. Education should provide the knowledge about relationship and association with the nature and environment और nature and society. बस इतना में एंड करना है. अदर पीपल्स नहीं लिखना है आपको, सोसाइटी यहाँ पे मेंशन कर देना है. सोसाइटी अभी करेक्शन करो, सोसाइटी हो जाएगा. देन करिकुलम. अच्छा, करिकुलम जो पॉइंट पहले पढ़ के आया ना, करिकुलम रिलेटेड, उसी पॉइंट को मेंशन करिएगा. अकॉर्डिंग टू जिदु कृष्णमूर्ति, वो क्या प्रिपेयर करना चाहते हैं? फ्यूचर सिटीजन्स. फ्यूचर सिटीजन्स वो अप्रोप्रिएटली क्या ट्राई करें? अप्रोप्रिएटली फ्यूचर सिटीजन्स को कैसे मेक करना, उसके लिए उन्होंने करिकुलम को दिया. सो वी शुड फाइट अगेंस्ट द ब्लाइंड. यहाँ पे बेनिफिट्स हो गया, दैट इज द benefits in the society, or that blind superstitious belief in the society. So that we have to make sure that how to eliminate these points and make our childs or make our students just like the future citizen with the appropriate new society, जो कि एडजस्ट कर सके न्यू सोसाइटी के साथ. वैसे सिटीजन्स बनाने, हम जैसा नहीं, appropriate citizens बनना है. The present system of education can be considered as the basic, or that is called previous basic education. So अभी का जो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है ना, सो इसको बोला जाता है एज द प्रीवियस बेसिक एजुकेशन. बिकॉज पहले का जो भी, क्योंकि ये थे 18 आपका आए कौन से पीरियड में आए, वो तो आए 1872 1893. सो 1893 में आए. तो 1893 के अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन तो उस पीरियड में आया नहीं, 19th सेंचुरी में आया. सो बोला गया ये बेसिक एजुकेशन से पहले है एज द प्रीवियस बेसिक एजुकेशन. सो इसको माना गया है. दैन फंबल कर रही हूँ कितना ज़्यादा. टीचिंग मैथड्स क्या है? देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर इन टीचिंग इन द सिस्टम. सो उनके लिए कोई भी ऐसा मैथड्स नहीं था. इतना सारा चीज़ बिल्कुल नहीं लिखना है. एक पॉइंट पहले ओनली मेंशन करें, देयर इज नो स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर टीचिंग इन दिस सिस्टम. इतना हो गया. एक पॉइंट याद रख लो, यहाँ पे लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन है. ओनली इम्पॉर्टेंट है लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन. लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन ऐड कर लीजिए प्लीज. लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लोरेशन इतना इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. बाय नेचर देयर इज क्यूरियोसिटी एंड थर्स्ट ऑफ नॉलेज अमंग चिल्ड्रन. बच्चों में चाहत होना चाहिए, क्वेस्ट होना चाहिए, खोज. हम ना खोजेंगे, ये चीज़ होना चाहिए, छानबीन करना. जस्ट लाइक
वैसा नॉलेज के लिए उतना करेज होना चाहिए उनके अंदर। सो उनको एनकरेज करो, मोटिवेट करो, जस्ट लाइक वो ग्रेजुअली गुड लर्नर्स बने, ग्रेजुअली गुड लर्नर्स बने। इतना इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप का हेयरिंग दे के स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए, बताओ कैसे होना चाहिए। जस्ट लाइक एफेक्शनेट वाला रिलेशन होगा। टीचर्स ऑलवेज उनको एनकरेज करेंगे डिस्कशंस और डिबेट्स के थ्रू एंड मोटिवेट करेंगे। इतना पॉइंट। डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, so according to Jiddu Krishnamurti, discipline can develop among children and establishment of the congenial atmosphere, that is the related to outside environment and the organized atmosphere को congenial atmosphere बोला जाता है। ओके, सो मैंने बोला कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। डिसिप्लिन जैसे वेल ऑर्गेनाइज्ड बच्चा बनाना है या फिर उसका लाइफ बनाना है, सो दैट आपको एस्टैब्लिश करना है ऐसा एटमोस्फियर जहाँ पे उसको सब कुछ मिले, दैट इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉन्जेनियल एटमोस्फियर। इम्पोर्टेंस टू इंडिविजुअल फ्रीडम। फ्रीडम डजंट मीन टू एक्ट अकॉर्डिंग टू वंस ओन whims और फैंसीज। दैट मीन्स आपका जो मन है ना, you want to get a get a job in higher society or in higher class, you want to get a job in universities, or you want to get a job in parliament, that is a big dream। वो पॉसिबल है, बट उतना ज्यादा भी मैं चाहता हूँ बट मैं पढ़ूंगा नहीं, ये पॉसिबल होगा क्या, इम्पॉसिबल है। सो वैसे टाइप के ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए, या फिर वैसे टाइप का सोच नहीं रखना चाहिए कि विदाउट स्टडी और विदाउट एफर्ट्स हमको कुछ भी मिल जाएगा। तो वो चीज से फ्रीडम हमें कुछ नहीं देगा, तो फ्रीडम उस चीज के लिए नहीं है। ही ऑल्सो opined that there is no necessity, that is उन्होंने और भी कुछ पॉइंट्स को सपोर्ट किया। opined means support like, so उन्होंने सपोर्ट किया कौन सा चीज को, no necessity for institutionalized discipline, मतलब इंस्टीट्यूशन में प्रॉपरली एक डिसिप्लिन के लिए ही वर्क करे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, दैट इज पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ो। सो बच्चों को आप फ्री छोड़ दो, फ्रीली टू एस्टैब्लिश द ट्रूथ विदाउट हैविंग द टीचर। टीचर का कोई भी जरूरत नहीं है। यही इनका नेगेटिव पॉइंट भी था कि बच्चों को जब नीड पड़े वहाँ पे टीचर नहीं होंगे, बच्चे खुद से लर्निंग करेंगे, सेल्फ एफर्ट को लगाएंगे एक्सप्लोर करने के लिए। दैट्स राइट। इतने पॉइंट्स के बाद लास्टली कंक्लूजन। Thus, from the above discussion on the life and philosophy of Jiddu Krishnamurti, it is clearly understood that he was a man of great values and determination. उनका जो वैल्यूज था, डिटर्मिनेशन था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड रिलेटेड टू हिज स्ट्रगल फॉर ए बेटर एंड फ्री एनवायरनमेंट एजुकेशन टू चिल्ड्रन। बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया जाए, बच्चों को कैसे फ्री एनवायरनमेंट दिया जाए, बच्चों को कैसे डेवलपमेंट हो, उसी पॉइंट पे। सो कंपैरिजन बहुत अच्छे से याद रखना, मैं कल क्लास में पूछूंगी। ओके, जो जो कंपैरिजन मैंने बोला, 3 चीजों में कंपैरिजन बोला, एक महात्मा गांधी जी का, इसका एंड आपका अरविंदो का। नेक्स्टली आते हैं, ये थोड़ा बहुत हुआ चलेगा, याद रहा। अगर उसके बाद भी नहीं हुआ, एग्जाम से बिफोर बोलेंगे फिर से मैं पढ़ा दूंगी, ठीक है, वन टाइम फिर रिवाइज करा दूंगी इस पॉइंट को, क्योंकि जिदु कृष्णमूर्ति क्वेश्चन आने के चांसेस है, तो उसको मैं फिर रिवाइज करा दूंगी। इतना कुछ कुछ हुआ, ये सो नो। ओके, अच्छा चलो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जितना पॉइंट्स हो रहा है उतना तो कर ले, बिकॉज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का ना ऑलमोस्ट 10 पेजेस जैसा है। 10 पेजेस तो हम लिखेंगे नहीं, ओनली 4 पेजेस चाहिए हमको, 4 to 5। तो उसके अकॉर्डिंग इतना जो पॉइंट्स है उतना नहीं लिखना है, इसको याद रखो, ये चीज को याद रखो, ये पॉइंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव रामजी अम्बेडकर, 1891, 14 अप्रैल, देखो कितना टाइम आसपास है, 14 अप्रैल है, 15 अप्रैल अरविंदो घोष, ठीक है, अरविंदो घोष। बट 1891 वो कितना था, 1872, 1872। जिदु कृष्णमूर्ति 1893, 1893। सबका डिफरेंट डिफरेंट है, थोड़ा सा माइंड पे रखो। 14 अप्रैल 1891 इनका बर्थ पीरियड है, डेथ पीरियड December 6, 1956, 1956। ओके, सो चलो, बी आर अम्बेडकर। अच्छा, अम्बेडकर का स्पेलिंग रॉन्ग है, ठीक है, सो स्पेलिंग को करेक्शन करके आप लोगों को लिखना है। सो नेक्स्टली चलना है, यहाँ पे देखो उनका लाइफ स्केच, दैट इज अ बायोग्राफी या फिर इंट्रोडक्शन। ही वॉज बोर्न टू रामजी मैलोजी संग
Sangpal and Bhima Bhai at Mo. That is a Mo. माहो नहीं होगा, मो, MHOW, मो. ठीक है. सो राम जी ही वॉज बॉर्न टू, मतलब इन दोनों के घर पे उन्होंने मतलब पैदा हुए थे या फिर बॉर्न किए थे. दैट इज राम जी मालो जी संगपाल एंड भीमा भाई एट मो. सो ही वॉज द लास्ट एंड 14th चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स. ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है. इनका स्टोरी सीरियल्स में भी अभी आ रहा है, सो आप देख भी सकते हो. उनका स्टोरी आपको अच्छा लगेगा. राम जी मालो जी संगपाल एंड भीमा भाई मो एट मो. ही वॉज लास्ट एंड 14th चाइल्ड. 14th नंबर पे हुए थे, 14 नंबर पे है, चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ए सर्वाइव्ड वन अमोंगस्ट 5. मतलब सर्वाइव वन अमोंगस्ट 5, मतलब 14th बच्चों के अंदर ओनली 5 जिंदा थे लास्ट तक. उसमें से लास्ट ये जो बच्चे थे ये एक थे, मतलब 5 में से एक थे. ही हैड 2 सिस्टर, 2 सिस्टर हैं उनके. सो इस पॉइंट को मैंने बोला कि इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखना है तो रख सकते हैं, बस इतना सा थोड़ा सा. मंजुला एंड तुलसी. मंजुला एंड तुलसी मेंशन है, अगर आप नॉर्मल लिखेंगे तो तुलसी होगा. एंड 2 brothers, बलराम एंड अनंत राव, एल्डर्स टू हिम, एल्डर्स हैं. ठीक है. ही वॉज द मोस्ट लव्ड वन इन हिज फैमिली. वो तो सारे बच्चे ही प्यारे होते हैं, तो वो भी थे. सो नेक्स्टली हिज ग्रैंडफादर मालूजी संगपाल एंड हिज फादर वर्कड इन ब्रिटिश आर्मी. कहाँ पे काम करते थे? ब्रिटिश आर्मी में. उनके ग्रैंडफादर मालूजी संगपाल एंड हिज फादर, उनके जो फादर थे वो दोनों ही काम कहाँ पे करते थे? ब्रिटिश आर्मी में. हिज फादर retired from his service as सूबेदार when अंबेडकर was 2 years old. उन्होंने रिटायरमेंट लिया, दैट मीन्स वो रिटायर्ड हो गए. कौन से टाइम पीरियड में? सूबेदार के पोस्ट पे थे. उस टाइम पे सूबेदार बहुत सारा ही काम करता था, मतलब समझना है कि आर्मी को क्या चाहिए, राजा को क्या चाहिए, यहाँ पे कितना टैक्स लेना है, क्या करना है, सब कुछ समझता था. तो आर्मी में इसलिए थे वो. एंड जब अंबेडकर 2 साल के थे तो उन्होंने रिटायर लिया था. ही बिलोंग टू आउटकास्ट महर्स, शेड्यूल्ड कास्ट. मतलब उस टाइम पे महर्स बोलते थे, अभी का शेड्यूल्ड कास्ट है इन महाराष्ट्र. इन महाराष्ट्र. बस इतना पॉइंट और नहीं जाना है, बिकॉज उनका टोटल जो अगर हिस्ट्री देखे ना तो बहुत सारा है कि उनका बहन का मैरिज कब हुआ, देन उनका मैरिज कब हुआ, बहुत कुछ है, उतना नहीं जानो. देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हिज बेसिक स्कूलिंग, उनका बेसिक स्कूलिंग कहाँ पे हुआ? एट रत्नगिरी. ही हैज़, यहाँ पे कॉमा होगा बिकॉज स्टेटमेंट हाफ नहीं हुआ. ही हैज़ जॉइंट स्कूल एट सतारा. सतारा दैट इज हिंदी में बोलते सतर, तो यहाँ पे सतर नहीं होता, सतर बोलते हैं, तो सतर नहीं होके सतारा हो गया, इंग्लिश में लिखा है. वेयर डिप्रेस्ड क्लासेस स्टूडेंट, डिप्रेस्ड मीन्स SC ST. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ही ये इश्यूज आए थे, स्पेशली SC के साथ. डिप्रेस्ड क्लासेस स्टूडेंट्स वेर सेग्रीगेटेड, उनको अलग कर दिया गया. ठीक है, सेग्रीगेटेड स्पेलिंग रॉन्ग है, एक्स्ट्रा जी आएगा. सेग्रीगेटेड फ्रॉम अपर कास्ट स्टूडेंट्स एंड दे वेर इल ट्रीटेड. इल ट्रीटेड मीन्स उनको बुरा व्यवहार किया गया, जस्ट लाइक उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया गया, एंड उनको टॉर्चर किया गया. एंड ह्यूमिलेटेड, बहुत ही ज़्यादा उनको बुली किया गया, टॉर्चर किया गया. कभी उनको पानी डाल देते थे उन पे, या फिर कभी उनको बाहर जाते थे तो उनको बंद कर दिया जाता था, उनके साथ खाना कोई नहीं खाते थे, उनके साथ कोई बैठते नहीं थे. ये बहुत कुछ हो गया उस टाइम पे था. देन नेक्स्टली, इन स्पाइट ऑफ ऑल ह्यूमिलेशन, उनके जितने भी ह्यूमिलेशन थे फ्रॉम टीचर स्टूडेंट, ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन विथ लव एंड अफेक्शन. जितने भी इश्यूज हुए उन्होंने एक चीज मन में ठाना था कि कुछ भी चेंज करना है तो उनको क्या चाहिए? एजुकेटेड होना पड़ेगा, पॉइंट्स को समझना पड़ेगा. विदाउट एजुकेशन वन कैन नॉट एक्चुअली नो द प्रॉब्लम ऑफ दिस सोसाइटी. क्या है प्रॉब्लम सोसाइटी का? या फिर आपके बातों को भी कोई नहीं मानेगा. यू कैन नॉट प्रूव दिस ना, कि आप तो एजुकेटेड नहीं हो, तुम इलिटरेट हो, तुम कैसे समझाओगे? सो उन्होंने बहुत पढ़ा था, इसलिए हम बोलते हैं अभी भी कि बच्चों को कास्ट वाइज जो डिफरेंस है वो ओके है, बट पढ़ना चाहिए, जितना हो सके उतना पढ़ो. उनका अगर आप रिजल्ट्स जानोगे या फिर उनके लाइफ का हिस्ट्री देखोगे, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड थे उनके पूरे एरिया में.
वो बहुत एजुकेटेड पर्सन थे। सो देखो, इन स्पाइट ऑफ ऑल ह्यूमिलेशन फ्रॉम टीचर्स एंड स्टूडेंट, ही कंटिन्यूड हिज एजुकेशन विद द लव एंड अफेक्शन एंड सोर्ड बाय ए ब्राह्मण टीचर हु शेयर्ड हिज मिड डे मील विद द अम्बेडकर। देखो, सारे लोग खराब थे, बट एक पर्सन आया, कौन थे? एक ब्राह्मण टीचर थे। ब्राह्मण कितना अपर कास्ट है, ब्राह्मण टीचर को भी उस टाइम पे अगर वो लोग सपोर्ट करते थे एससी बच्चों को, या फिर अदर कास्ट के जो भी डिप्रेस सेक्शन के बच्चे हैं उनको करते थे, तो उनको भी टॉर्चर किया जाता था। दैट इज अभी के टाइम पे उनको तो हम बोलते हैं कि सेपरेट कर देना, आइसोलेट कर देना। उस टाइम पे कुछ ऐसे मेंशन होता था कि हिंदी में याद है, एको घरिया बोलते हैं ना, मतलब एक साइड में कर देते हैं, उनको पानी का सुविधा काट देते हैं, उनको कुछ खाना पीने का सब्जी नहीं दिया जाएगा, कुछ नहीं दिया जाएगा, ऐसा टाइप का। तो यही एक पर्सन थे जो कि उस टाइम पे उनको सपोर्ट करते थे, मिड डे मील उनका शेयर करते थे एंड हेल्प हिम इवन इन एकेडमिक्स। तो उनके स्टडी में भी हेल्प करते थे, तो उनके अंदर बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग बन गया। तो ये पॉइंट्स हो गया हीज फॉर्मेटिव ईयर्स, ये बिल्कुल नहीं चाहिए आपको, और इतना एजुकेशन रिलेटेड उनका बहुत हो गया। नेक्स्टली चलना है पूरा हिज इकोनॉमिक आइडियोलॉजी। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी, वो इकोनॉमिक के बेसिस पे क्या समझते हैं, दैट इज अगर हमें एससी लोगों को डेवलप करना है, दैट इज अ डिप्रेस सेक्शन को डेवलप करना है, तो क्या करना चाहिए? उनकी इकोनॉमिक कंडीशन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये रीजन था। अभी के टाइम पे वो हटाने से भी चलेगा, बट पहले क्या प्रॉब्लम था ना, इस टाइम के तो जेनरेशन ने फील ही नहीं किया, एस सी ने फील ही नहीं किया, या फिर जो मिडिल क्लास भी है वो भी फील नहीं किए। क्यों नहीं? माइनॉरिटीज ग्रुप ने फील नहीं किया। पहले के टाइम पे लोगों को खाने को नहीं मिलता था। मोस्ट ऑफ द पीपल जो एससीज थे वो डिप्राइव्ड सेक्शन में थे। सो उनको खाने को कुछ नहीं मिलता था, पानी नहीं मिलता था, उनको कोई छूता नहीं था। टचेबिलिटी अनटचेबिलिटी के अंदर जो भेदभाव था उसके अकॉर्डिंग। तो वो सारी चीजों को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने ये पॉइंट को पकड़ा। बट अभी के टाइम पे बहुत ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिकली बहुत डेवलप्ड हो चुके हैं, एससीज लोग एसटीज लोग डेवलप्ड हो चुके हैं, तो अभी थोड़ा बहुत इक्वलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इक्वलाइजेशन के लिए ही हुआ था, बट अभी थोड़ा उल्टा हो गया, पॉइंट से उल्टा चल रहा है। ही वॉज अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड कैपिटलिज्म। जो आपको इम्पेरियलिज्म मीन्स ये दो हम थिंक करते हैं, दैट इज सेपरेशन, इकोनॉमिकली डिप्राइव। ऐसे तो हम कास्ट वाइज डिप्राइव्ड है, देन अगे हमें क्या किया जाए? सेपरेट कर दिया जाए। दैट इज अपर क्लास को बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, लोअर क्लास को कुछ नहीं दिया जाएगा, मिडिल क्लास को थोड़ा बहुत मिलेगा। ये जो पॉइंट है ना, इसको हटाना है। कैपिटलिज्म जो पॉइंट है उसको हटाना है। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय कार्ल मार्क्स। आप लोग पहले भी फिलोसॉफी के पॉइंट्स में आपको पता है कि आपको क्या फॉलो करना पड़ता था, फिलोसॉफिकल थॉट्स को, दैट इज अ वेस्टर्न और ईस्टर्न। सो कार्ल मार्क्स का नाम आपको पता है, मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट भी आए थे उसके अकॉर्डिंग। एंड बुद्ध फिलोसॉफी, बुद्धिस्ट, जो बुद्धिस्ट थे उनके फिलोसॉफी को भी इन्होंने फॉलो किया। हिज आइडियोलॉजी इज ब्लेंड ऑफ द टू, ये दोनों को मिक्स करके उनका जो आइडियोलॉजी है उसी पे ये अपने पॉइंट्स को मेंशन करते थे। हिज फिलोसॉफी, ही वाज नॉट एन उटोपियन, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन भी बोल सकते हो, या फिर उटोपियन इन थिंकिंग। जस्ट लाइक सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये इन्होंने नहीं थिंक किया। ये बोलते थे इक्वालिटी देना है, इन्होंने इक्वालिटी पे काम किया था। बट अभी के टाइम पे डिफरेंसेस आ रहा है। इक्वालिटी दैट मीन्स, सपोज थिंक करो कि मेरे पास 100 रुपया है, उस टाइम में 100 रुपया मीन्स बहुत है, एंड एक ऐसे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है। तो हम कहाँ तक इक्वालिटी लाएंगे कि दोनों के पास इक्वल इक्वल हो जाए, इकोनॉमिक कंडीशन, देन इक्वल हो गया सब कुछ। तो his philosophy was not a utopian or utopian in thinking about achieving absolute equality, which he felt is impossible and the functioning democracy. सो उन्होंने जो सोचा था, मतलब फील किया था, फेल्ट मीन्स फील किया कि ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बिकॉज हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में है, तो सबके पास अपना ओपिनियन होगा कि हम इक्वालिटी नहीं ला सकते। सो दैट उन्होंने क्या किया, नेशनलाइजेशन और नेशनलाइजेशन के फेवर में, जस्ट लाइक लैंड में, एग्रीकल्चर में एंड सोशलिज्म के पॉइंट पे बहुत कुछ किया वर्क, एंड उसके अकॉर्डिंग लिबर्टी लाए। मतलब आपको छूट रहेगा कुछ पॉइंट पे। आपके पास अगर एग्रीकल्चर
एग्रीकल्चरल फील्ड की है, देन आप एग्रीकल्चर पॉइंट पे जा सकते हो। पहले के टाइम पे वो नहीं था, ऐसे लोग ये नहीं कर सकते, मतलब जस्ट लाइक क्रॉप डेवलपमेंट नहीं कर सकते और एग्रीकल्चरल फील्ड में वर्क कर सकते हैं, बट खुद का जमीन नहीं खरीद सकते। तो ये सारे जो इश्यूज थे सॉल्व किया गया, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग। देन नेक्स्ट चलो, बिकॉज इसी में ही आपका 2 पेज खत्म हो गया। हिज पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ही वॉज नॉट इन टोटल एग्रीमेंट विद द गांधीयन। उन्होंने टोटल एग्रीमेंट नहीं दिया, कुछ पॉइंट्स को वो भी फॉलो करते थे, बट गांधीयन को पूरा फॉलो नहीं किया। ग्राम राज इज राम राज। गांधीयन फिलोसॉफी क्या था, ग्राम राज इज राम राज। मैंने बोला था गांधी जी का माइंड और हार्ट कहाँ पे रहता है, इन रूरल एरियाज और विलेजेस। सो उन्होंने ये मेंशन किया था ग्राम, दैट इज विलेजेस को, या ग्राम बोलते हैं उसको, ग्राम को कैसे डेवलप करें। तो उनके अकॉर्डिंग था ग्राम राज इज राम राज। ही feels फॉर द hierarchical heredity structure एंड टोपोग्राफिकल कास्ट डिवीजन। मैंने जो आपको सोशल क्लास सिस्टम पढ़ाया है, दैट इज अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये जो क्लासेस होते हैं एंड जो हायरकीज है, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन जो हेरिडिटी के अकॉर्डिंग चले भी आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग विलेजेस में क्या हो जाएगा, एक मुखिया बन जाता है, बाकी सारे उसको वोट देंगे, उनके अकॉर्डिंग वर्क करना पड़ेगा। ही सजेस्टेड दैट सोशल सिस्टम शुड हैव एक्सक्लूसिवली सेपरेट पंचायत। उन्होंने सजेस्ट किया सोशल सिस्टम में सेपरेट पंचायत होना चाहिए, इलेक्टोरेट होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग दैम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। मतलब अभी क्या होगा, SC ST जनरल सब कोई खड़े हो सकते हैं इलेक्शन में, एंड उनको पंचायत में था, तब पंचायत था, तो उस टाइम पे वोट दिया जाएगा एंड उसके अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट होगा उनको मिलेगा, उनका जो भी जिम्मेदारी है वो सब मिल जाएगा। तो ये था इकोनॉमिक फ्रीडम एंड सोशल फ्रीडम। नेक्स्ट आया हिज सोशल विजन, वो क्या थिंक करते थे। वो ना बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड, बचपन से ही बहुत ज़्यादा, राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड अम्बेडकर वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय संत कबीर। संत कबीर, तो कबीर को बहुत ही ज़्यादा वो फॉलो करते थे, उनके पोएम्स को सुनते थे, एंड इंस्पायर्ड बाय बुद्धा सेकुलर ईस्टर्न थिंकर्स। ईस्टर्न एरियाज के लिए, मतलब हम अपनी जगह के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, कैसे रहना है, रैशनल आइडियाज, मतलब आप जो सोच रहे हो उसी आइडियाज को कैसे सेपरेट सेपरेट करना, उन्होंने बोला। एंड दे टॉट दैट नोबडी इज ए महात्मा। कोई भी महान नहीं होता इस दुनिया में, कोई भी महात्मा नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट इवन टू बी ह्यूमन बींग, लेट अलोन टू बी सेंट। और ही डिडंट बिलीव गांधी एज महात्मा। उन्होंने बोला था कोई भी अकेले कोई काम नहीं कर सकता। अकेले कोई कर सकता है क्या, वो अकेले कुछ भी सोचा, बट उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए तो एक पूरा सपोर्ट ग्रुप चाहिए ना। ये ग्रुप कौन देगा, ये जो सपोर्ट है या ग्रुप है, मतलब आपको अकेले काम करना है तो आप कितना काम कर सकते हैं, बट वहाँ पे आपका ग्रुप है या फिर सपोर्टर्स आ गए तो आपको बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो उन्होंने गांधी जी को बोला कि गांधी जी महात्मा नहीं है, बिकॉज गांधी जी के पीछे बहुत लोग खड़े थे, बहुत लोग खड़े थे, एंड गांधी जी ऑलवेज रूरल डेवलपमेंट के लिए वर्क किए हैं, बट SC ST या फिर जनरल, इनके लिए थोड़ा सा कम सोचा है, ठीक है। तो इस पॉइंट्स पे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को बोला कि जो ऐसे काम करते हैं, अकेले काम करते हैं एंड थिंक करते हैं एंड सबको बोलते हैं कि मैंने ये किया है, वो संत नहीं हो सकते, वो होलिस्टिक एक्टिविटीज में नहीं जा सकते। सो ही फेल्ट रिलीजियस एजुकेशन इज वेरी एसेंशियल। सो उन्होंने क्या किया, लर्न करना स्टार्ट किया, इसको पढ़ना स्टार्ट किया, एंड ही लर्न बाय हार्ट फ्रॉम हिज फादर रिसाइटेशन ऑन कबीर। उनके फादर रिसाइटेशन करते थे, मतलब उसको बोलते हैं आवृत्ति। कबीर के या तुकाराम के, मुक्तेश्वर एटसेट्रा, उनके जो भी पोएम्स थे या फिर थॉट्स थे उसको पढ़ के सुनाते थे, एंड उसी के अकॉर्डिंग सोशल जो इविल्स है कैसे हिंदू रिलीजन से हटाना है, अदर कास्ट से कैसे हटाना है, उसके ऊपर ये उन बात किए थे। मतलब ही वॉज अगेंस्ट द सोशल इविल्स इन हिंदू रिलीजन। जो हिंदू रिलीजन में सोशल इविल्स चल रहे थे कि उस टाइम पे मैरिज होता था, जस्ट लाइक बहुत सारे थिंग्स थे कि गर्ल चाइल्ड को मार दो, ये पॉइंट्स था, सब उन्होंने ट्राई किया कि इसके अगेंस्ट जा सके। तो इसके बाद नेक्स्ट है आपका थोड़ा सा स्ट्रगल पॉइंट मेंशन है अनटचेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपको मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। फर्दर उनका जो वर्क है यहाँ पे नहीं लिखना है, बिकॉज उनका कॉन्स्टिट्यूशन
जो था, मतलब असेंबली में उनका जो रोल है उसको थोड़ा लिखना है. डॉक्टर अंबेडकर कंट्रीब्यूशन sorry contribution as one of the founding father of the constitution is reflected in his various articles seeking to promote social equality and economic freedom. So economic freedom के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया एंड डिफरेंट आर्टिकल्स निकाले, आर्टिकल्स के थ्रू प्रमोट किया सोशल इक्वलिटी. सोशल इक्वलिटी मीन्स हायर सोसाइटी में जो है उस लेवल तक हम सबको ले जाने के लिए उन्होंने किया. ऐसा नहीं है कि हर एक पर्सन को आप इक्वलाइजेशन के लिए कुछ भी कर दो या फिर उनको ऐसे बिना पढ़े कर दो. उन्होंने बोला एजुकेशन इज मस्ट, एजुकेशन चाहिए एंड अच्छे रिजल्ट्स करो तब जाके जॉब लो. ठीक है, तो उनका पॉइंट था, इसीलिए वो डॉक्टर है. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, उन्होंने बहुत एजुकेशन किया है, पीएचडी किया है, सो दैट उनको इतनी सारी चीज़ों को वो अपने एज में, दैट मीन्स वो आफ्टर डॉक्टरेट ऑल्सो वो बहुत सारी चीज़ों को लेके पढ़ाई करते थे. एंड हम लोग छोटे छोटे पॉइंट्स में थिंक करते हैं कि एजुकेशन इतना हो गया तो एनफ हो गया, तो एनफ नहीं होता, और भी पढ़ना चाहिए. उनका बहुत सारे कमिटीज हैं. ही चेयर द ड्राफ्टिंग कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कमिटी एक बनाया जिसके थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स को उन्होंने क्या किया, सपोर्ट किया एंड उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स आए. आफ्टर दैट बुद्धा का पॉइंट बहुत है. दे स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग बुद्धिस्ट रिलीजियस जो कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको पार्टिसिपेट किया एंड लॉन्च्ड ए नेशनल कैंपेन टू प्रोटेक्ट, और दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्ट एंड प्रोपागेट आल्सो, मतलब स्प्रेड करना बुद्धिज्म. बुद्धिज्म गेन्ड मॉन्यूमेंट्स फ्रॉम, सॉरी monuments आगे माइंड पे, momentums from October 1956 and 3 lakh people joined in this new Buddhist movement. तो मोमेंटम यहाँ पे एक हमने क्या किया ना, जस्ट लाइक उन्होंने बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में ज्वाइन किया. आफ्टर दैट लॉन्च किया नेशनल कैंपेन टू प्रोपागेट बुद्धिज्म. तो उसके थ्रू एक जो मोमेंटम क्रिएट हुआ, मतलब एक बहुत बड़ा संस्था बना एंड उसके थ्रू बहुत लोगों को बुलाया गया, वो लोग आए एंड 3 लाख पीपल्स लास्ट तक ज्वाइन किए थे. एंड इन दिस न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट, मतलब जो न्यू आया, बाद में आया बुद्धिस्ट के बाद, बुद्धिज्म के बाद उन्होंने क्रिएट किया, उसमें इतने लोग ज्वाइन किए थे. ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो इंडिया में रिटर्न आए, ही रिसीव द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर. ठीक है, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर फ्रॉम उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद. ठीक है, वो जब ये सब करके रिटर्न आए, उनको डॉक्टर ऑफ लिटरेचर मीन्स डॉक्टरेट उपाधि मिल गया. Then he resigned and started an opposition party and participated in Free India election in 1952. ठीक है, इलेक्शन के लिए, फ्री इंडिया इलेक्शन इन 1952 वो ऑपोजिशन पार्टी में ज्वाइन किए. ही इंस्पायर्ड यूथ टू टेक अप बॉडी बिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स. बॉडी बिल्डिंग चाहिए, ओलंपियड जो गेम्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनका इंटरेस्ट को उन्होंने बढ़ाया. क्रिकेट में, क्रिकेट, स्विमिंग, हॉकी, डॉग ब्रीडिंग, कैसे उनको फार्मिंग करना चाहिए डॉग्स को एंड उसको भी बढ़ाना चाहिए. एंड ही वाज ए भोरासियस मीन्स बहुत जो रैपिडली स्टडी करते हैं या खाते हैं. हम लोग यहाँ पे भोरासियस मीन्स जो रैपिडली होता है. भोरासियस ईटर जो होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, भोरासियस रीडर है तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते थे. ही यूज टू रीड बुक्स एंड लिसन टू म्यूजिक. अपर क्लास पीपल क्रिटिसाइज्ड हिज बुद्धिस्ट मूवमेंट एज एंटी हिंदू. जो मतलब हिंदू के अगेंस्ट रहते थे, वो सारा क्या करते थे, बुद्धिस्ट जो मूवमेंट था उसको उन्होंने क्या किया, मतलब प्रोटेस्ट करने लगे. इन हिज बुक व्हाट हैव द हिंदूज डन फॉर अस, एक बुक में उन्होंने ये सबको लिखा था कि व्हाट हैव द हिंदूज डन फॉर अस. जो तब के टाइम में हिंदूज अपर कास्ट में थे, तो उन लोगों ने हमारे लिए क्या किया, उसको उन्होंने मेंशन किया था. और ज़्यादा नहीं लिखना है, डायरेक्टली उनके थॉट्स, मैंने बोला था बहुत पेजेस का है, सो उनके एंशिएंट वर्क्स थोड़ा सा और करना है. इतने ज़्यादा पॉइंट्स को, मतलब आपका ऑलरेडी 4 पेज हो चुका है. तो हिज वर्क एंशिएंट इंडियन ट्रेड
सो उन्होंने ट्रेड में कास्ट ऑफ इंडिया एक पेपर लिखा, रिसर्च किया, उसके थेसिस को पॉइंट किया एंड कास्ट सिस्टम को कैसे मूव करवाना है, कास्ट सिस्टम को कैसे अपलिफ्ट करना है उसके ऊपर किया था। एंड उसके साथ प्रॉब्लम ऑफ रुपी, दैट इज हर एक के पास तो पैसा नहीं है, तो वो लोग कैसे वर्क करेंगे, इसीलिए भी उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी में वर्क किया। देन और एक पर्सन थे राजा कोलकर। Raja Kolkar, hearing about Ambedkar's interest in reforming youth, he financed Ambedkar to start a monthly journal, Leader of the Dump. Every issue focused on problem of downtrodden, question of liberty, equality, fraternity, eradication of untouchability and protection of the civil rights. तो उन्होंने राजा कोलकर ने सुना कि अंबेडकर का इंटरेस्ट है ये यूथ को रिफॉर्म करने के लिए, ऐसा नहीं है ओनली एसटी एससी को रिफॉर्म करें, सारे यूथ को जागरूक किया जा रहा है। तो उन्होंने मंथली एक जर्नल निकालने के लिए फाइनेंस किया, पैसा दिया। सो लीडर ऑफ द डम, मतलब डम लोगों के, जो लोग झुके हुए हैं, खुद में बंद हैं, उन लोगों को कैसे ग्रो करना है उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक जर्नल स्टार्ट किया उनके लीडर होते हुए। एंड उन्होंने ये सारे पॉइंट्स पे ऊपर बात किया, डाउन रोडन जो नीचे है और डिप्राइव्ड सेक्शन में है उनके लिए, क्वेश्चन ऑफ द लिबर्टी कैसे फ्रीडम मिले, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इराडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी कैसे आप इराडिकेट करो जात पात को, छूत अछूत को, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स, सिविल राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करना है। डायरेक्टली वहाँ से आपको ऑन 27 मई 1935 अंबेडकर लॉस्ट हिज वाइफ रामबाई। ठीक है, ये एक लाइन बस इतना मेंशन कर दीजिएगा बीच में, क्योंकि उनका वाइफ का रोल भी उनके साथ बहुत ज़्यादा था, मतलब सपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद वही काउंसिल्स को लेके है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, देन क्या क्या किए, तो उनका और कुछ पॉइंट्स नहीं है, एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग कुछ नहीं है। उनका फिलोसॉफी यहाँ से स्टार्ट किया जो कि अगेन बेस्ड है, दैट इज कबीर, तुकाराम एंड आपका जो बुद्धिस्ट फिलोसॉफी के अकॉर्डिंग उनका एजुकेशन सिस्टम था, मैंने शॉर्टकट बता रही हूँ। एंड मेटाफिजिक्स, ही बिलीव्ड इन बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट फिलोसॉफी एंड ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी एज रियलिटी। एपिस्टेमोलॉजी, ही बिलीव्ड इन रैशनल एम्पायरिकल सेंसरी नॉलेज, मतलब ऐसा नॉलेज जो एवरीवेयर हो एंड आप पिक कर सकते हो, उसको समझ सकते हो। एक्सियोलॉजी, मोरल, साइंटिफिक एंड ह्यूमन वैल्यूज, जो ह्यूमन वैल्यूज, साइंटिफिक वैल्यूज एंड मोरल वैल्यूज पे बात करता है। सो ये हो गए, एंड उसके एम्स है ह्यूमन लिबरेशन फ्रॉम सप्रेशन, जो हम दबे हुए हैं उससे हमें निकलना है। जस्ट लाइक बोला जाता है ना कि फ्लावर जैसे ब्लॉसम होते हैं, जस्ट लाइक खिलते हैं, वैसे ही सोशल एंड इंडिविजुअल एम, मोरल एम्स, डेवलपमेंट ऑफ रैशनैलिटी, वोकेशनल एम, इतने सारे एम्स पे उन्होंने वर्क किया था। अभी हर एक पॉइंट को फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं देना है, बिकॉज मैंने बोला यहाँ पे 2 पार्ट में आ सकता है क्वेश्चन, अगर पूरा डिटेल्ड आया, ये पूरा डिटेल्ड में है, सो इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना है, ये 6-7 पेज हो जाएगा। सो उतना शॉर्टकट आप लिखो। मोरल एंड मतलब बच्चों में मोरल डेवलपमेंट करना है, स्पिरिट ऑफ लव, मैन बाय मैन, रैशनैलिटी का पॉइंट नहीं लिखना। वोकेशनल एम, ये वोकेशनल के पॉइंट पे, ये वोकेशनल एजुकेशन के नीड्स के ऊपर समझे एंड उस पर स्ट्रेस दिए, सो दैट इन हिज एड्रेस टू एल्फिनस्टोन कॉलेज, एक कॉलेज है एल्फिनस्टोन, इन दिसंबर 1952 ही एडवाइज टीचर टू टीच मीट द चैलेंजेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड में बच्चों को जिस चीज़ को फेस करना पड़ेगा उसके लिए प्रिपेयर करो। करिकुलम उसके अकॉर्डिंग बना, जैसे कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जो था ना, उसी चीज़ से ये इंस्पायर्ड होके वैसे ही टाइप के क्या बना दिए, साइंटिफिक करिकुलम बना दिए। एजुकेशन बच्चों के लिए जैसे होता है मेल के लिए, वैसे ही वुमेन्स के लिए भी होना चाहिए। कंपलसरी लिबरल एजुकेशन सजेस्टेड फॉर वुमेन्स, वुमेन एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया था बहुत ज़्यादा। टीचर का रोल को सेम टीचर का रोल होना चाहिए, जस्ट लाइक टीचर ऑलवेज नॉलेज सीकर होना चाहिए। दैट इज टीचर अगर नॉलेज ढूंढेगा ना, वो अल्टीमेटली बच्चों को देगा। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एंड वी कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड, उसको हम हटा के कोई और एक चीज़ को रख नहीं सकते, बिकॉज टीचर एक ट्रूथफुलनेस है। तो उनके अकॉर्डिंग ये सारे पॉइंट्स हैं, लास्ट आप मेंशन करेंगे एंड यहाँ पे एंड करेंगे और ज़्यादा नहीं लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे है इकोनॉमिक्स एजुकेशन, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, व्यू ऑन प्राइवेटाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो उन्होंने सपोर्ट किया था ये सारी चीज़ों को, कॉमर्शलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हो एजुकेशन का भी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशन सोसाइटी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हॉस्टल्स, स्पेशल प्रोविजन फॉर डिप्राइव्ड क्लासेस, उनके लिए अलग सा प्रोविजंस बने, कीन इंटरेस्ट इन द बैकवर्ड कम्युनिटीज,
एजुकेशन ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास, यूनिवर्सल फ्री कंपलसरी एजुकेशन। इतने पॉइंट्स। इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया गया और उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स को लिखा गया। इतना एनफ है